अभी तक हम साइंस के सेक्शन का डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के सेक्शन पर डिस्कशन करेंगे। तो ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट का सेक्शन भी जोड़ा गया और एनवायरनमेंट के सेक्शन पर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान का जो समय है वो एनवायरमेंटलिज्म का दौर है, पर्यावरणवाद का दौर है। हर चीज, हर घटना को पर्यावरण के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो इसलिए हमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे। हो सकता है कि इस सेक्शन को वो थोड़ा बढ़ा दे। तो अब हम ज्योग्राफी के सेक्शन पर आते हैं। तो सबसे पहले हम जो आपके पेपर में क्वेश्चन दिया है वो लगभग साइंस के बाद है, ये सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के, और 82 तक ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। हम सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्योंकि यहां पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन 82 से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की अगर यहां बात करूं तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है हॉट डेजर्ट्स पर, गर्म मरुस्थलों पर। तो देखो यहां पर लिखा है उष्ण मरुस्थलों की उत्पत्ति के कारण, उष्ण मरुस्थलों की उत्पत्ति के कारण के लिए निम्नलिखित कथनों में से उत्तरदायी कथन है। मतलब कौन सा फैक्टर है जो गर्म मरुस्थलों की उत्पत्ति में सहयोग करता है। आपको पहले उष्ण मरुस्थलों के बारे में पता होना चाहिए कि ये मिलते कहां हैं। पूरा कंसेप्ट पे खड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। तो जो हॉट डेजर्ट है आपको पता होगा, ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में अवस्थित है, सब ट्रॉपिकल एरिया में, 30 से लेकर 35 डिग्री के बीच में। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में है, सब ट्रॉपिकल एरिया में है। तो एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, जैसे सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में सोनरॉन डेजर्ट, मोजेव डेजर्ट। आप दक्षिणी गोलार्ध में आइए, ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट। तो ये सारे जो डेजर्ट हैं वो सब ट्रॉपिकल एरिया में। मेंस में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि उष्ण मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, उसके क्या कारण है। तो मेंस में भी क्वेश्चन आया है और यहां पर आपको 4 ऑप्शंस में से एक छांटना होगा या मल्टीपल में देखना होगा। तो इसका कंसेप्ट देखते हैं। देखो ये है क्या। देखो अगर मैं बात करूं, फिर आएंगे क्वेश्चन पर और ऑप्शंस को देखते हैं कि कितने मिल पाते हैं। सबसे पहला, जैसे मैं अगर अफ्रीका का एग्जांपल लूं तो अफ्रीका में यहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर सहारा मरुस्थल, इस जगह पर सहारा डेजर्ट। देखो 23.5 यहां से गुजरते और 0 डिग्री यहां से जाते। तो एक बात तो ये सही हुई कि ये कहां मिलते हैं, ये सब ट्रॉपिकल इलाकों में मिलते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मिलते हैं। और इसके साथ साथ इनकी एक और खास विशेषता है कि ये जहां पर ये डेजर्ट है, इनके पास, तटों के पास ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। आपने देखा होगा यहां पर किनारे की ठंडी जलधारा बहती है। आपने यहां देखा होगा बेंगुला की ठंडी जलधारा, यहां पर नामिब डेजर्ट है। आपने दक्षिणी अमेरिका में देखा होगा हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बहती है और उसी के पास में आपका अटाकामा डेजर्ट है। आप उधर उत्तरी अमेरिका में जाओगे तो वहां आपको सोनरेन और मोजेव डेजर्ट मिलता है, उसके पास कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बहती है। तो इस तरह से जो जहां पर भी ये हॉट डेजर्ट है उनके पास में ही ठंडी जलधाराएं बहती हैं और इनकी वजह से इनका निर्माण होता है। ये एक कारण है इसमें। देखते हैं वो क्या है। देखो इनकी उत्पत्ति के कारण को देखते हैं। सबसे पहला तो ये जो सब ट्रॉपिकल एरिया होता है ये हाई प्रेशर जोन है। अब हाई प्रेशर जोन बनता कैसे है देखते हैं। देखो आपने सुना होगा 0 से लेके 10 डिग्री का जो इलाका है इसे बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। यहां पर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं वर्ष भर। सूर्य तापमान सबसे ज्यादा अगर कहीं प्राप्त होता है तो इन इलाकों। तो सूर्य का ताप जब सबसे ज्यादा यहां प्राप्त होगा तो इन क्षेत्रों का तापमान सबसे ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा है। अगर यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो मान लो ये अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह है, यहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा प्राप्त हो रही हैं और इस वजह से यहां का तापमान ज्यादा है। तो ये जब अर्थ सरफेस गर्म होगी तो इसके संपर्क में जितनी भी एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी। तो अर्थ सरफेस के जो कांटेक्ट में, संपर्क में है, वो एयर गर्म हो जाती है और जब एयर गर्म होगी तो वो हल्की हो जाएगी और हल्की होने की वजह से उसका धीरे धीरे ऐसे ऊपर की ओर स्थान होने लगता है, आरोहण होने लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं संवहन या कन्वेक्शन। इस संवहन के प्रोसेस से ये हवा ऊपर की ओर उठती जाएगी। अब जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाएगी ये ठंडी होती जाएगी, एडियाबेटिक कूलिंग के प्रोसेस, धीरे धीरे ये ऊपर उठती जाएगी और ठंडी होती। और जैसे ही ये ऊपर उठेगी, जब ठंडी हो जाएगी तो अब ये क्षोभ सीमा, आपने सुना होगा ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्षोभ मंडल में हो रहा है।
तो यहां पर ऊपर होती है आपकी क्षोभ सीमा, क्षोभ ट्रोपोपॉज, ये एक लिड की तरह, एक ढक्कन की तरह काम करती है। इससे ऊपर ये हवाएं नहीं जा पाती हैं क्योंकि ऊपर टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन होती है, अर्थात ऊपर तापमान बढ़ने लगता है। तो ये जब हवा ऊपर की ओर जा रही है, ये लगातार ठंडी होती है और क्षोभ सीमा के पास ये क्या करेगी, ध्रुवों की ओर ऐसे प्रवाहित होने लगेगी। और जब ये ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगती है तो धीरे धीरे ठंडी होने की वजह से ये भारी हो जाती है, और इसमें कोरियोलिस फोर्स का भी रोल होता है। अभी सामान्य रूप से समझने के लिए इतना समझ लेते हैं कि ये जब यहां जाती है तो ठंडी होकर भारी होती है, तो पृथ्वी की ग्रेविटी, जो गुरुत्वीय बल है, वो इसको नीचे खींच लेता है। तो ये वापस से क्या करेगी, ऐसे बैठने लगेगी, सिंक होने लगेगी, जिसे सबसिडेंस कहते हैं, अवतलन कहते हैं। अब जब हवा ये इस तरह से बैठेगी तो धरातल पर ये हाई प्रेशर को क्रिएट, और यहां से हवाएं जब ऊपर उठ गई हैं तो यहां पर लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। और ये जो अक्षांश है, ये हैं आपके 20 से लेकर 35 तक, या 25 से लेकर 35 डिग्री वाले अक्षांश। ये मूवमेंट होता रहता है थोड़ा बहुत गर्मी और सर्दी में। तो ये जो इलाका है इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल इलाका, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। और इसे बोला जाता है विषुवत रेखीय लो प्रेशर जोन, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। अब देखो यहां पर जब हवाएं इस तरह से जैसे नीचे बैठेंगी, जो हाई प्रेशर जोन है, तो अगर मान लो आपके यहां बादलों का निर्माण होना है तो उसके लिए हवा को ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा कि मानसूनी पवनें आती हैं, पर्वतों के सहारे ऊपर उठती हैं। जब वो पर्वतों के सहारे ऊपर उठती हैं तो इस क्रम में वो ठंडी होती हैं, और जब ठंडी होती हैं तो उनके अंदर जो मॉइस्चर होता है, जलवाष्प होती है, वो संघनित हो जाती है, वो जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे फिर बादलों का निर्माण होता है, और बादलों से फिर वर्षा होती है। इसी तरह दूसरा प्रोसेस देखो, यहां हमने पढ़ा कि हवा अगर गर्म हुई तो वो हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो ऊपर की ओर उठेगी, अब ऊपर की ओर उठेगी तो ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो बादल बनेंगे, और बादल होगी तो वर्षा होगी। तो इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इस तरह के क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, यूं बादलों का निर्माण होता है, और जिनसे इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। इसीलिए यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, वर्षा वन जिन्हें कहा जाता है, बहुत 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है। तो इट मीन्स अगर यहां से बात समझ के आई हो तो बरसात होने के लिए हवा का ऊपर उठना बहुत जरूरी है। ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी, बादल बनेंगे और वर्षा होगी। लेकिन यहां प्रोसेस को देखो कि यहां पर देखो इन अक्षांशों पर हवाएं ऐसे नीचे बैठ रही हैं, सिंक कर रही हैं। अब जब हवा ऊपर से नीचे बैठेगी तो धरातल से जो हवा ऊपर उठने की कोशिश करेगी वो उठ नहीं पाएगी, वो वापस से नीचे की ओर सिंक कर जाएगी। हवाएं यहां से बाहर की ओर ऐसे चलना, तो हवा क्या करेगी, ऊपर से नीचे बैठ रही है, तो जो बादल बनने के लिए ठंडी हवा का ऊपर उठना था और उसका ठंडा होने का प्रोसेस था, वो नहीं हो पाएगा। इट मीन्स यहां पर जो धरातल के संपर्क में जो हवा थी वो ऊपर नहीं उठ पाएगी और उससे बादलों का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। अगर वर्षा की मात्रा कम है तो ऑब्वियस है कि यहां पर मरुस्थलों का निर्माण होगा, क्योंकि यहां का तापमान ज्यादा है, यहां का तापमान ज्यादा है। 25 से लेकर 35 या 20 से लेकर ये 35 डिग्री अक्षांश है, यहां पर भी तापमान बहुत ज्यादा रहता है, और पानी भाप बनकर उड़ता रहता है, इवेपोरेशन होता रहता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पीसर्जन। वाष्पोसर्जन की प्रोसेस से, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से पानी उड़ता रहता है। लेकिन अगर वर्षा की मात्रा भी यहां पर क्या हो गई, कम हो गई, तो पानी की शॉर्टेज हो जाती है, यहां पर डेजर्ट का निर्माण हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो गया कि यहां पर हाई प्रेशर है, इसलिए यहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है, इसलिए डेजर्ट का निर्माण होता है। अब दूसरा देखो यहां पर क्या होता है। दूसरा अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा बहती है। अगर अब बताओ यहां से, अगर ये यहां पर ये आपका क्या है, सहारा का डेजर्ट है, अगर बाई चांस यहां से यहां कोई हवा आनी भी चाहती है, क्योंकि पास में यहां पर देखो, यहां पर अटलांटिक ओशन है, तो अगर यहां से कोई यहां हवा आना भी चाहेगी तो जब ये यहां पर इस ठंडी जलधारा के ऊपर से गुजरेगी, देखो यहां पर धरातल पे ये ओशन पर ठंडी जलधारा है, तो इसके ऊपर से अगर कोई हवा ऐसे गुजरेगी तो वो भी ठंडी हो जाएगी, और जब वो ठंडी हो जाएगी तो अपना मॉइस्चर खो देगी, मतलब उसमें से जो जल वाष्प है वो खत्म हो जाएगा, वो वहीं छोड़ जाएगी। और जब ये अंदर यहां पहुंचेगी तो उसमें जलवाष्प की, मतलब उसमें मॉइस्चर की मात्रा बहुत कम होगी, इसकी वजह से यहां पर रेनफॉल कम हो जाता है।
तो इसका मतलब क्या कि जो महाद्वीप है उनके बिल्कुल बगल में यहां पर ठंडी जलधाराएं बह रही हैं। इनके पश्चिम महाद्वीपों का ये देखो, ये पश्चिमी भाग है और इसके पास बिल्कुल यहां पर ठंडी जलधाराएं हैं, यहां पर कोल्ड करंट्स हैं, करंट्स। इन कोल्ड करंट्स की वजह से जो हवाएं यहां अंदर की ओर आती भी हैं तो वो अपना मॉइस्चर को लूज कर जाती हैं, मॉइस्चर यहां तट के पास ही छोड़ जाती है। इस वजह से यहां पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, तो रेनफॉल कम हो रहा है, डिजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा जो इसका एक और कारण है वो है कि ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में बहती है। यहां यहां पर आपको अगर मैं कहूं ये 20 से लेकर 35 का या 25 से 35 के बीच का इलाका है। तो अगर ग्लोब पर बात करें यूं, ये 0 है और ये आपका 30 का इलाका है, ये आपका 65 का इलाका है और ये आपका पोल के पास का इलाका। तो इस इलाके में ट्रेड विंड प्रवाहित होती है, ट्रेड, जिन्हें आप व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो देखो व्यापारिक पवनों की दिशा इस तरह से, तो अगर व्यापारिक पवनों की दिशा ये है, तो अगर आप देखोगे तो व्यापारिक पवनों की दिशा, ट्रेड विंड की दिशा ये है, तो इस तट पर यहां पर आपको मिलती है मॉनसूनी जलवायु, मॉनसूनी, यहां पर मिलती है सवाना और यहां पर मिलते हैं गर्म मरुस्थल। तो अगर मैं बात करूं कि ये पूरा का पूरा महाद्वीप है, तो ये जो ट्रेड विंड है वो पूर्वी भागों पर, ये ईस्टर्न पार्ट है, देखो ये कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। तो यहां पर वर्षा ज्यादा करेंगी और इधर वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। तो देखो ये ट्रेड विंड है, इस तट पर ज्यादा वर्षा की, इससे कम वर्षा यहां और यहां पर बहुत कम वर्षा, मतलब इनमें से जो सारा मॉइस्चर है वो यहीं पर ही वर्षा कर आता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते उसमें मॉइस्चर बहुत कम बढ़ता है, इसलिए यहां पर रेनफॉल कम होता है, तो वर्षा की मात्रा इधर से इधर कम होती है। तो यहां पर अभी तक हमने 3 फैक्टर देखे। एक तो यहां पर एयर सब्सिडाइज कर रही है, हवा नीचे बैठ रही है। दूसरा, यहां पर तटों के पास ठंडी जलधाराएं हैं। तीसरा, यहां पर ट्रेड विंड जो है वो अपतटीय है, मतलब यहां से बाहर की ओर जा रही है, सागर से नहीं आती हैं। तो यहां से बहुत दूर पड़ता है ये इलाका, इसलिए रेनफॉल कम। और चौथा जो कारण यहां पर होता है, आपने पढ़ा होगा तापीय व्युत्क्रमणता का टॉपिक, टेम्परेचर इन्वर्जन का। तो टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि यहां पर जब कभी हवा इस तरह से नीचे बैठती है, अभी हमने देखा था कि ये इन अक्षांशों पर हवा नीचे की ओर सब्सिडाइज कर रही है। तो जब हवा ऐसे नीचे की ओर बैठेगी तो वो गर्म होती जाती है। हवा इस तरह से जब ऊपर से नीचे बैठेगी कोई भी वायु, तो उसमें एडियाबेटिक हीटिंग होती है, रुदोष मुष्पन होता है। जैसे जैसे वो निचले क्षेत्र में आती जाएगी वो गर्म होती जाएगी। आपने पढ़ा होगा क्लासरूम में एडियाबेटिक हीटिंग, रुदोष मुष्पन। तो उस प्रोसेस से ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, गर्म होती जाएगी। तो जब ये हवा ऐसे नीचे आ रही है तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर लगातार गर्म हो रही है, एडियाबेटिक हीटिंग हो रही है। लेकिन जो हवा नीचे से ऐसे ऊपर की ओर जाएगी वो लगातार उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो एक जगह पर जाकर यहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा और यहां का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन, तापीय व्युत्क्रमणता। तापीय व्युत्क्रमणता आपने पढ़ा होगा कि सामान्यतः अगर हम देखें क्षोभ मंडल में, तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इस दर से तापमान कम होता है। अगर आप, ये अर्थ सरफेस है और इससे अगर आप ऊपर की ओर जाओगे क्षोभ मंडल में, तो 6.5 डिग्री की दर से टेम्परेचर कम होता जाता है। इतनी दर से 1 किलोमीटर जाओगे तो इतना कम हो जाएगा, उससे एक ऊपर जाओगे तो 13 कम हो गया, उससे और ऊपर जाओगे तो 6.5 और कम, और 6.5 कम, लगातार ऊपर जाने पर तापमान लगातार कम होता जाए। तो देखो यहां पर अगर देखें तो लगातार हम अगर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो तापमान कम हो रहा है, और ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो लगातार तापमान बढ़ रहा है। तो एक जगह ऐसी आएगी जहां पर तापमान ज्यादा है और नीचे का तापमान कम है। तो ये उल्टी दशा होगी। होना क्या चाहिए था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएं तापमान कम होना चाहिए था, लेकिन यहां पर देखो यहां से यहां जाने पर तापमान बढ़ रहा है। इसे ही बोला जाता है तापीय व्युत्क्रमणता। अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में कमी के स्थान पर अगर वृद्धि होने लगे, मतलब ये कमी हो रही है, इसकी जगह पर क्या हो, वृद्धि होने लगे, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे, तो उसे बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। अब देखो यहां तो कम टेम्परेचर है, यहां टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। यहां वायु हल्की है, यहां वायु भारी है। जिसका तापमान कम होता है वो वायु भारी होती है, तो ये हवा और ऊपर उठ ही नहीं पाएगी। जब हवा ऊपर उठ ही नहीं पाएगी तो वर्षा नहीं करेगी, अभी हमने पढ़ा। तो यहां पर डेजर्ट बनने के 4 मुख्य कारण है। एक, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में है।
दूसरा, यहां पर ट्रेड विंड अपतटीय है, तटों से बाहर जाती हैं। तीसरा, यहां पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। और चौथा, यहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन। भाई, तो ये इसका कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। कि डायग्राम मेंस में लिखना था तो इनके डायग्राम के साथ आप इसको कर सकते थे। तो आओ अब उस क्वेश्चन को देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या है। देखो, अब अगर मैं बात करूं तो लिखा है उष्ण मरुस्थलों की उत्पत्ति के कारण के लिए निम्नलिखित कथनों में से उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? नंबर 1, ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी में आते हैं। तो ये बात सही है कि ये हाई प्रेशर जोन में आ रहे हैं, इसलिए यहां पर डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। भी पढ़ा था, हवाएं सिंक करेंगी। दूसरा, महाद्वीपों के समीप पश्चिमी भागों में ठंडी जलधाराओं की उपस्थिति होती है। देखो लिखा है महाद्वीपों के समीप पश्चिमी भागों में, अभी पढ़ा था हमने कि पश्चिमी भागों में ठंडी जलधाराएं बहती हैं, जिससे अगर कोई हवा आएगी भी या कोई पवन आ रही है वो अपने मॉइस्चर को लूज कर जाएगी, वहीं छोड़ जाएगी। ये रहा। तीसरा, यहां व्यापारिक पवनों का अपतटीय होना, वो भी हमने इस डायग्राम में देखा था कि यहां पर जो ट्रेड विंड है वो यहां से बाहर की ओर जा रही है, यहां पर वर्षा नहीं कर रही, बहुत दूर है इन तटों से। ये भी एक कारण है। चौथा, यहां तापीय विकर्मणता की स्थिति का होना, यहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को। तो ये भी बात अभी हमने समझी। तो इसके चारों कारण क्या होंगे? सही होंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है? ये सभी सही। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलें आगे। तो देखो, ये होता है कंसेप्ट। देखो, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं है कि आपने जाकर वहां पर इन क्वेश्चंस को मार्क किया और आपको एक मॉडल आंसर मिल गया, आपने उसको आगे आप इसका जितना ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे उतनी ही चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर करती जाएंगी, जो गैप है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखने जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है इसमें? दूसरा क्वेश्चन है यहां पर पछुआ पवनों से रिलेटेड। देखो, पछुआ पवनों से रिलेटेड क्या क्वेश्चन दिया गया है? वेस्टर्लीज, पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में तीव्र एवं नियत होती हैं। कह रहा है कि जो पछुआ पवनें हैं, जो वेस्टर्लीज होती हैं, वो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में तीव्र होती हैं और नियत होती हैं। मतलब उनकी स्पीड भी ज्यादा होती है और रेगुलर होती है। अब दूसरा क्या कर रहा है? इसके कारण आगे दिए, उसके कारण पूछे। देखो, कह रहा है पहला कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम स्थलखंड है, अर्थात साउदर्न हेमिस्फीयर है, वहां पर लैंड कम है, पानी ज्यादा है। ठीक है। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का मान अधिक। अब इस पे विचार करना है हमें। इसमें भी क्या है, आपको आना चाहिए कंसेप्ट। आगे देखते हैं। देखो देखो होता क्या है, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो दक्षिणी गोलार्ध में वास्तव में लैंड कम है। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये साउथ अमेरिका को अलग से बना ले, ये लो साउथ अमेरिका यहां बना लेते हैं छोटा सा। और यहां पर आपने देखा होगा आपका क्या है, और थोड़ा सा पार्ट उधर ऑस्ट्रेलिया का, तो 0 डिग्री देखो लगभग यहां से जाती है। बस इसके पार्ट ये निचला पार्ट है, और साउथ अमेरिका में ये है। बस ये पार्ट है जो दक्षिणी गोलार्ध में है, इधर ये पार्ट है जो दक्षिणी गोलार्ध में है। और अगर इस साइड में अगर यहां आके देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी मान लो कि यहां पर 23.5 इधर से जाएगी, यहां से। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा। ये जो पार्ट है, बस इतना सा पार्ट जो है, यही क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। बाकी सारा का सारा जो पार्ट है वो सारा उत्तरी गोलार्ध में है, लैंड का पार्ट। तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में स्थलखंड ज्यादा है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इसका अब पछुआ से क्या लेना देना है? देखो, कभी भी कोई विंड फ्लो करती है, तो अगर पवन गति कर रही है, तो अगर स्थलखंड पर प्रवाहित होगी तो स्थलखंड का घर्षण, जो फ्रिक्शन होता है, वो ज्यादा होता है। तो अगर स्थल है तो उसका घर्षण ज्यादा है, क्योंकि उस पर पर्वत है, उस पर वेजिटेशन है। इस वजह से क्या होता है, उसका फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है। जबकि जो ओशन सरफेस होती है, सागरीय सतह होती है, वो बिल्कुल स्मूथ होती है, उसका फ्रिक्शन कम होता है, घर्षण कम होता है। तो अगर कोई पवन प्रवाहित हो रही है यूं और नीचे फ्रिक्शन कम है, तो उसकी स्पीड है ऑब्वियस से ज्यादा होगी। घर्षण की वजह से स्पीड क्या हो जाती है, कम। तो यही बात उसने पूछी है आपसे कि दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें हैं वो तेज होती हैं, उनकी स्पीड ज्यादा होती है,
और वो नियत भी होती है, रेगुलर भी होती है। उसका कारण क्या है कि यहां पर देखो स्थलखंड बहुत कम है तो फ्रिक्शन कम है, घर्षण कम है, घर्षण कम है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बात उसकी सही है। लेकिन दूसरी बात जो वो क्या कह रहा है कि कोरियोलिस फोर्स का मान वहां पर ज्यादा या कम की बात वो कर रहा है। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि यहां पर कोरियोलिस फोर्स का मान ज्यादा होता है। तो एक बात याद रखना, इस बार भी क्वेश्चन है यूपीएससी में, मेंस में, पीटी में सॉरी, उसमें पूछा था कोरियोलिस फोर्स के बारे में। देखो कोरियोलिस फोर्स है क्या, ये एक स्यूडो फोर्स है, आभासी बल है, छदम बल जिसे बोलते हैं। ये वास्तव में कोई बल नहीं है। और इसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने जिस तरफ वो गति कर रही हैं दाईं ओर मुड़ जाती हैं। अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो अगर पवन यूं जा रही है तो कोरियोलिस फोर्स उसे अपने राइट में टर्न कर देगा। लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध में है, ये किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में है तो यहां पर पवन अगर इस तरह से प्रवाहित होना चाहेगी तो वो अपने लेफ्ट में बाईं ओर मुड़ जाती है। और इसी तरह अगर उत्तर से दक्षिण आ रही है तो उसका दायां कौन सा होगा, इसका दायां देखो ये यहां से आ रहा है तो इसका दायां ये वाला होगा। तो इस तरह से मुड़ जाएगी। तो पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, उनकी स्पीड को प्रभावित नहीं करता। कोरियोलिस फोर्स के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोरियोलिस फोर्स पहली बात एक स्यूडो फोर्स होता है, आभासीय छदम बल होता है, वास्तविक बल नहीं होता। दूसरा, ये उत्तरी गोलार्ध में पवनों को अपनी दाईं ओर मोड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मोड़ता है। तीसरा, इसकी उत्पत्ति का जो कारण होता है वो पृथ्वी का रोटेशन, जो घूर्णन है उसका विभेदी घूर्णन है, मतलब घूर्णन की स्पीड में अंतर है अर्थ के। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो अर्थ है वो बहुत तेजी से घूमती और पोलर रीजन में उसकी स्पीड थोड़ी कम है, तो विभेदी घूर्णन की वजह से ही उत्पन्न होता है। चौथी बात कि इस ये विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होते हैं 0 से लेके 5 डिग्री का जो क्षेत्र है वहां पर इसका मान लगभग 0 होता है। और जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशों की ओर, ध्रुवों की ओर जाओगे उसका मान बढ़ता जाता है। और ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा लंबवत काम करता है जिस दिशा में आपकी विंड होती है। पवन प्रवाहित हो रही है उसके 90 पे काम करेगा और उसको टर्न कर देगा उसके राइट या लेफ्ट की ओर। तो ये है आपका कौन सा, कोरियोलिस फोर्स। तो पहला हमने देखा कि ये क्या करता है, दाईं ओर या बाईं ओर मोड़ता है, एक स्यूडो फोर्स है, हमेशा लंबवत काम करता है, गति से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, विंड स्पीड से ये प्रभावित होता है। देखो विंड स्पीड अगर ज्यादा है तो कोरियोलिस बल का मान ज्यादा होगा, लेकिन ये विंड स्पीड को प्रभावित नहीं करता। कोरियोलिस फोर्स की वजह से पवन की गति प्रभावित नहीं होती है, लेकिन अगर पवन की गति ज्यादा है तो कोरियोलिस फोर्स का मान भी ज्यादा हो। इस तरह का रिलेशन है इसका, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहां बात आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी थी कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो पवन की गति को प्रभावित नहीं करता, उसकी दिशा को प्रभावित करता है। तो ये यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो पहला क्या करा है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम स्थलखंड अवस्थित है, तो बिल्कुल सही बात है, इसकी वजह से घर्षण कम है, स्पीड ज्यादा है। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का मान अधिक है, नहीं, ये बात सही नहीं है। क्यों, क्योंकि कोरियोलिस बल जो होता है वो विंड की स्पीड को प्रभावित नहीं करता, वो उसकी दिशा को प्रभावित करता है। तो इसमें से क्या होगा, केवल एक ही सही होगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निचले समताप मंडल में, देखो यहां पर देखो ये इंग्लिश का वर्जन है जो क्या कर दिया है, तो टाइपिस्ट ने किया तो ये थोड़ा सा एरर हो गया। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश वर्जन इसका देख लेना है। तो यहां पर उसने लिखा है कि वायुयान आसानी से उड़ान भर पाते हैं, मोटा मोटा मतलब समझ में आ जाएगा। देखो निचले समताप मंडल में वायुयान आसानी से उड़ान भर पाते हैं, जिसका कारण है जेट एयरक्राफ्ट लिखा होगा ऊपर इंग्लिश में। तो यहां पर वो पूछ रहा है कि जो वायुयान है वो निचले समताप मंडल में ही क्यों ज्यादातर उड़ान भरते हैं, वहां क्यों उनके लिए वो अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो देखो यहां पर पहला उसने दिया है कि यहां बादलों या जलवाष्प का ना पाया जाना, मतलब यहां पर ना तो वाटर वेपर है और ना ही यहां पर क्या है, जलवाष्प है, मतलब दोनों की बात एक ही है, बादल या जलवाष्प। देखो होता क्या है, तो कंसेप्ट समझने वाला है। देखो जितनी भी वायुमंडल संबंधी गतिविधियां, मौसम संबंधी गतिविधियां, वेदर रिलेटेड जो गतिविधियां होती हैं, जैसे वर्षा का होना, जैसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन, जैसे बिजली का कड़कना, जैसे चक्रवातों का आना, ये सब वेदर रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं। वो सब किसके अंदर पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में ये नहीं पाई। और इन सब के लिए जलवाष्प का होना जरूरी है। देखो बादलों का निर्माण होना है तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके एक तो चाहिए जलवाष्प,
जल वाष्प का मतलब होता है कि जल जो गैस के फॉर्म में होता है, वाष्प के रूप में होता है, और दूसरा चाहिए होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, इसे बोलते हैं आर्द्रताग्राही नाभिक। आर्द्रताग्राही ये चाहिए होता है। आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में बहुत सारी चीजें काम करती हैं, जैसे आपके धूल कण, ज्यादातर यही होते हैं धूल, कुछ मरे हुए बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकती है, ये सब इसके अंदर क्या करते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में काम करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस, जिनके चारों तरफ मान लो कि ये आर्द्रताग्राही नाभिक है, धूल कण है, ये जो जल वाष्प होगी गैस के फॉर्म में, ये इसके ऊपर इस तरह से क्या होती है, एक तरह से लिपट जाती है या के ऊपर संघनित हो जाती है, और फिर बनती है जल, और इन्हीं जल बूंदों से वर्षा होती है। तो अगर बादल बनना है तो उसके लिए जलवाष्प का होना जरूरी है, आर्द्रताग्राही नाभिक का होना जरूरी है, या यूं को धूलकण जिसके ऊपर वो जो जलवाष्प है वो संघनित हो जाए और जल की बूंद का निर्माण करे। तो इसलिए बादलों का निर्माण ये सब कहां मिलता है, 99%, 99% जलवाष्प जो होती है वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है, और लगभग सभी के सभी धूलकण भी किसमें मिलते हैं, ये भी लगभग 90% क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। इसीलिए क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी गतिविधियां जो है वो सब की सब किसमें मिलेंगे, क्षोभ मंडल। अर्थात यहां बादलों का निर्माण होना, वर्षा का होना, यहां पर आपका जब क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, तो इनमें क्या होता है, डाउन ड्राफ्ट होता है, अप ड्राफ्ट होता है, हवाएं ऊपर की ओर भी जा रही होती है, नीचे की ओर भी आ रही होती है कपासी वर्षा मेघों में। तो जो ये सारी गतिविधियां जो हैं वो समताप मंडल में नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर जलवाष्प है ही नहीं, वहां पर बादलों का निर्माण होगा ही नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये वायुयानों के उड़ने के लिए अच्छी जगह, अच्छी स्थिति नहीं है। बादल हैं तो उनमें से जाएगा तो टर्बुलेंसेस आते रहते हैं। तो मौसम गतिविधियां यहां पर हो रही हैं अगर क्षोभ मंडल में, तो वो बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है वायुयान के लिए। लेकिन समताप मंडल में जलवाष्प नहीं है तो ये सब नहीं होगा। अब ये सब नहीं होगा तो वहां पर वायुयान को आराम से उड़ाया जा सकता है। तो यह बादलों या जलवाष्प का ना पाया जाना सही बात है, ये बात सही है। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, निचले समताप मंडल में ऊर्ध्वाधर पवनों की अनुपस्थिति उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य। तो निचले समताप मंडल में कह रहा है ऊर्ध्वाधर पवनें भी नहीं है। अब ऊर्ध्वाधर पवनों का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर पवनें होंगी जैसे कन्वेक्शन का होना। अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में, संवहन पढ़ा था, इसमें अर्थ सरफेस गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हवाएं ऐसे ऊपर की ओर उठना शुरू करती हैं, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। दूसरा ये भी एक प्रोसेस है कि यहां पर ये है बादलों का निर्माण होगा, तो अगर कपासी वर्षा मेघ बनते हैं तो उनमें हवाएं लगातार ऊपर भी जा रही हैं और एक साइड से उनमें नीचे भी आती हैं, जिन्हें डाउन ड्राफ्ट कहते हैं। तो यहां पर कोई भी ऊर्ध्वाधर ना कन्वेक्शन होता है क्षोभ मंडल में, और बादल इसमें बनेंगे तो इस तरह से अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो वो किसके लिए अच्छी नहीं है, वो वायुयान के लिए अच्छी नहीं है। यहां से वो जा रहा है, इनके में फंसेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें टर्बुलेंसेज आएंगे। वो लेकिन वो कह रहा है कि समताप मंडल में ये नहीं पाए जाते। तो क्यों नहीं पाए जाते, देखो कन्वेक्शन होने के लिए क्या चाहिए होता है, यहां का देखो, यहां अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा तो इसके जो कांटेक्ट में हवा थी, संपर्क में हवा थी, उसका तापमान भी बढ़ जाएगा। अब ये इसका तापमान बढ़ा, इस एयर मास का, ये जो आपको दिख रहा है, इस एयर मास का तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ते ही ये हल्की हो जाएगी। लेकिन जो इसके यहां की जो हवा है, इसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है और ये क्या है, भारी है। तो ये क्या करेगी, यहां नीचे की ओर यहां आ जाएगी, इसकी जगह लेगी, इधर से भी हवा यहां आ जाएगी और इसको ऊपर की ओर उठा, इसलिए यहां पर कन्वेक्शन होता है। तो यहां पर क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे तापमान कम होता जाता है 6.5 डिग्री की दर से। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो तापमान कम हो रहा है, और उसकी दर क्या है, 6.5 डिग्री। मतलब यहां पर तापमान ज्यादा है, यहां पर तापमान कम है। अब अगर क्या हुआ कि यहां पर तापमान बढ़ा और यहां की हवा और ज्यादा गर्म हो गई, और गर्म होने से इसका तापमान भी बढ़ा, इसका तापमान बढ़ा, तो ये वायु हल्की हो जाएगी, और यहां की जो यहां जिसका तापमान कम है ये हवा भारी होगी, ये इसकी जगह यहां पर आ जाएगी, यहां से हवा यहां, इसको ऊपर ये लगातार ऐसे ऊपर, ठीक। तो कन्वेक्शन होता है यहां पर। लेकिन जब आप समताप मंडल में पहुंचते हो
ये तो आपको आइडिया ही होगा, ये अर्थ सरफेस है, ये पृथ्वी की सतह है। ये 12 किलोमीटर एवरेज जो होता है यहां तक होती है आपकी लेयर क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। और इससे ऊपर का जो 50 किलोमीटर तक का इलाका होता है इसे बोलते हैं समताप मंडल। लेकिन सप्ताह मंडल में दिक्कत क्या है, देखो यहां पर जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। यहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन है, तापीय विकर्मणता की। अर्थात यहां पर तापमान ज्यादा है और नीचे वाली लेयर में तापमान कम है। तो अगर तापमान यहां पर कम है इट मींस हवा भारी है, ठंडी है और भारी है, और यहां की वायु गर्म है और हल्की है। अब देखो जब भारी और ठंडी वायु है तो ये कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, हल्की चीज हमेशा ऊपर रहेगी। तो यहाँ की वायु हल्की है, नीचे की वायु भारी है, तो ये कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगी, अर्थात हवा ऊपर उठ ही नहीं पाएगी, नीचे की ओर बैठने की उसमें प्रवृत्ति पाई जाएगी। इट मींस यहां पर ये टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन, अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है। इस वजह से यहां पर क्या होता है, इन ऊर्ध्वाधर पवनों का ये कन्वेक्शन नहीं हो पाता, और यही बात इसमें पूछी गई है आपसे। देखो यहां बादलों या जलवाष्प का ना पाया जाना। दूसरा, निचले समताप मंडल में ऊर्ध्वाधर पवनों की अनुपस्थिति, इसमें वर्टिकल विंड इस तरह से प्रवाहित नहीं होती, उसमें टर्बुलेंसेस में फंसने की संभावना जेट एयरक्राफ्ट की कम होती है, इसलिए यहां पर समताप मंडल में जेट एयरक्राफ्ट उड़ते। तो यही आपको बताना था। तो इसमें क्या होगा, वो पूछ रहा है कि इसका क्या कारण है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1 एंड। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पर हम काम कर लेते हैं। जो सीधा 1 2 3 वाला है वो बहुत इजी हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत हमें आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कौन सा आएगा, देखो क्या होगा। देखो लिखा है कृष्ण छिद्र, मतलब ब्लैक होल। सुना होगा ब्लैक होल के बारे में। तो कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। दूसरा, यहां पर ये कृष्ण छिद्र था, वो इंग्लिश लिखा होगा ना ब्लैक होल, तो वो हिंदी में इस तरह से लिखा है। ये तो कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो ये कथन है, ये उसका कारण है। तो ये देखो जो कथन लिखा होता है और ये जो कारण है, इनके बीच में आप क्योंकि लगा लिया करोगे, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं अगर कहूं कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो अगर ये दोनों जुड़ रहे हैं और ये बात इस बात को क्या कर रहा है, सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये दोनों भी कथन सही हो जाएंगे और इसकी सही से व्याख्या भी कर देगा, क्योंकि हमेशा ये एक कथन होता है और ये इसका एक्सप्लेनेशन होता है आर। तो अगर क्योंकि से जोड़ोगे तो देखोगे कि ये अगर इसको सही से एक्सप्लेन कर दे रहा है तो इट मींस दोनों कथन और कारण सही है और वो उसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसमें अब आपको आना चाहिए कंसेप्ट कि ब्लैक होल होता क्या है, क्यों वो दिखाई नहीं देता, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो ब्लैक होल की बात करते हैं। देखो ब्लैक होल है क्या। ब्लैक होल जो अंतरिक्ष में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या ऐसा पिंड है जहां गुरुत्वीय बल का मान बहुत ज्यादा होता है। दोबारा देखो, इसको एक और तरीके से बता सकते हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है और उसका घनत्व भी बहुत ज्यादा है। ये अंतरिक्ष में ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा मास है, उसका घनत्व भी बहुत ज्यादा है, उसका तापमान भी बहुत ज्यादा है, ऐसा क्षेत्र है। और जब किसी चीज का मास बहुत ज्यादा है, घनत्व भी बहुत ज्यादा है, तो उसका गुरुत्वीय बल भी बहुत ज्यादा होता है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा है। तो ये अंतरिक्ष में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा है, घनत्व बहुत ज्यादा है, गुरुत्वीय बल बहुत ज्यादा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि ये अपने पास से गुजरने वाले तारों को भी निकल लेता है। कोई स्टार इसके पास से जाएगा तो उसको अपने पास अंदर खींच ले, इतना इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ब्लैक होल है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि ये एक सीमा के अंदर अंदर लाइट भी अगर है तो उसको बाहर नहीं जाने देता। तो बोलते हैं इवेंट होरिजोन। इवेंट होरिजोन एक ऐसा क्षेत्र है या एक बाउंड्री है ब्लैक होल के चारों ओर
कि उसके आगे से कुछ भी वापस नहीं आता, लाइट भी वापस नहीं आती। मतलब ऐसा एरिया है जहां से कुछ भी वापस नहीं आएगा। उसको मैं समझाता हूं कैसे होता है। देखो ये आपको दिख रहा है, ये जो सेंटर में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये है आपका ब्लैक होल। और ये जो ब्लैक होल है, इसके चारों ओर ये जो आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है, ये लाइट नुमा दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। यहां पर स्टार्स टूट रहे हैं, इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। देखो इस तरह से, कि मान लो कि ये बीचों बीच एक ब्लैक होल है, ये रहा, ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल का मतलब ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, कोई छिद्र की बात नहीं हो रही है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मास बहुत ज्यादा, द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, बहुत मास है। कई ब्लैक होल जिन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है, उनका द्रव्यमान हमारा जो सन है इससे 70 अरब गुना ज्यादा है। अंदाजा लगाइए कि जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं, जो बहुत बड़े ब्लैक होल्स हैं, उनका जो मास होता है, उनके अंदर जो द्रव्यमान है, वो हमारे सूर्य से 70 अरब गुना ज्यादा है। इतना मास है उनका। तो ये बहुत ही ज्यादा, इनमें द्रव्यमान इनका इनका बहुत ज्यादा होता है। इनका जो घनत्व है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इनका तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। अब इस द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, घनत्व भी बहुत ज्यादा है, मतलब वो जो जितना मास है बहुत ही कम एरिया में पैक है, बिल्कुल सिकड़ा हुआ है एक जगह पर। तो उसकी ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसे कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक, अब इसे ब्लैक होल कहते क्यों? देखो ये बात तो समझ में आई, तो ये तो इसकी विशेषता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो ब्लैक होल है, मान लो कि यहां पर ब्लैक होल, तो इसके चारों ओर एक बाउंड्री है, ये इसका इलाका है इस तरह से। तो अगर ये जो इलाका है, इसे बोलते हैं इवेंट हॉरिजन। इस सीमा से आगे अगर कुछ भी गया वापस नहीं आएगा। यहां से लाइट भी वापस नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि जो भी आएगा उसको ये अपने अंदर संभालेगा, ही अपने अंदर खींच लेता है। और इस ब्लैक होल के चारों तरफ माना जाता है कि जो हमारी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगा है, उनके सेंटर में इस तरह के ब्लैक होल है। और हमारे जो स्टार्स हैं वो इसके चारों तरफ, ये तारे, जैसे हमारा सूर्य है, वो इसके चारों तरफ इसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। और ये आपस में क्या करते हैं, जब ये इसको अपनी तरफ खींचता है, ये यूं अपनी तरफ ऐसे खींचता है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है, मतलब ये तारों को भी अपने अंदर खींच लेता है और उनको अपने अंदर समा लेता है, तो उनका मास भी इसके अंदर चला जाता है। अब जब ये इस तरह से जाते हैं तो इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इन तारों के, यूं तारे, इनके जो ग्रह होंगे उन सब के, ये चारों तरफ ये टुकड़े हैं, डेब्रिस है, कचरा है इसके चारों तरफ। और ये जो कचरा है चारों तरफ का, अगर मैं इसे येलो कलर में बता दूं कि ये चारों तरफ क्या है, इन तारों के टुकड़े हैं, इनके तारे, इनके ग्रहों के ये टुकड़े हैं। और ये जो बाउंड्री है आपकी, ये इवेंट होरिजन। और ये देखो, जब ये तारे इस तरह से जाएंगे तो ये टूट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आपस में टकराएंगे, तो कितनी लाइट होगी। अगर आकाश गंगा में सबसे कोई ब्राइटेस्ट जगह है, सबसे ज्यादा चमकदार कोई जगह है, तो वो यही है। इवेंट होरिजन के चारों तरफ इस तरह से घूम रहा है मटेरियल, वो आपस में टकरा रहा है, उससे ऊर्जा निकल रही है, तो वो सारा का सारा इस तरह से इसके चारों तरफ घूम। और अगर ये मटेरियल घूमते घूमते इस इवेंट होरिजन के अंदर चला गया, तो इसके बाद इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब दिखाई क्यों नहीं देगा की बात पे आते हैं, कि ये तो हमने बात कर ली किसकी, ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल की बात करूं, बहुत अत्यधिक द्रव्यमान वाला, घनत्व वाला, गुरुत्वाकर्षण बल वाला एक ऑब्जेक्ट है, जिसके चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत ज्यादा है। इसकी एक सीमा है चारों तरफ, जिसे बोलते हैं इवेंट होरिजन। और जिसके आगे जाने पर, इसके आगे के बाद से कुछ भी बाहर नहीं आता, लाइट भी बाहर नहीं आती, क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत है या गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है। अब आते हैं कि ये दिखाई क्यों नहीं देता। दिखाई देने का रीजन ये होता है कि कोई भी चीज हमें तब दिखाई देती है जब उससे कोई लाइट हमारी तरफ आए, उससे किरणें हमारी तरफ आएंगी, उससे लाइट हमारी तरफ आएगी, तभी वो हमें दिखाई देगा, अदरवाइज वो चीज हमें दिखाई नहीं देती है। तो जब इसकी गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि ये लाइट को भी नहीं आने देता, तो जब इससे लाइट आ ही नहीं रही तो हमें ये दिखाई कैसे देगा? तो यही है ब्लैक होल।
कि इसके पास से लाइट भी बाहर नहीं आती है, इसलिए ये हमें दिखाई नहीं देता। तो देखो ये ब्लैक होल है, जो इसके चारों तरफ ये जो घूम रहा है, ये वो सारे ऑब्जेक्ट के टुकड़े हैं। तो स्टार्स इसके चारों तरफ घूम रहे थे, जो ग्रह उपग्रह जो थे वो आपस में टकरा रहे हैं, और इस तरह से ये क्या बोलता है, इसे बोलते हैं एक्रीशनरी डिस्क। उनके एकत्रण से, उनके मलबे से बनी है और बहुत ही ब्राइट है। लेकिन देखो अंदर जो दिख रहा है ये ब्लैक होल ये नहीं है दिख रहा, ये दिख रहा है चारों तरफ का इलाका जो टूट फूट डेब्रिस है वो। और अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहां पर और क्लियर हो जाएगा। ये जो बीच में दिख रहा है ये छोटा सा डॉट टाइप का, ये है आपका ब्लैक होल। और ये देखो ये इसके चारों तरफ जो दिख रहा है ये है इवेंट होरिजन, ये वो बाउंड्री है जिसके आगे से कुछ भी नहीं आता। तो ये आपका पूरा का पूरा ब्लैक होल का क्वेश्चन था। अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पर। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, ये रहा, कह रहा है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। हाँ नहीं देख सकते, क्योंकि इससे कोई लाइट आती नहीं है। जो दिख रहा है वो उसके चारों तरफ का एक्रीशनरी डिस्क है, जो मलबा है चारों तरफ वो दिख रहा है, लेकिन ब्लैक होल हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा, क्योंकि यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं, ताकि यहां पर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि लाइट भी बाहर नहीं आती। तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसको एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है। तो इसमें कौन सा होगा, ए नंबर आपका। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि पल्सर का निर्माण विशाल न्यूट्रॉन तारे के ईंधन समाप्त होने पर होता है। देखो कुल मिला के देखो क्या कर रहा है, ये पल्सर की बात कर रहा है कि पल्सर विशाल, इसको लिखना इस तरह से यह था कि पल्सर क्या है, विशाल न्यूट्रॉन तारे हैं और जिनका क्या हो जाता है, विशाल तारों के ईंधन समाप्त होने पर होता है। दूसरा, निहारिका ऐसे तारे हैं जो आवर्तिक रूप से चमकते एवं मंद होते रहते हैं। तीसरा, सेफिड्स गैस एवं धूल के विशाल बादल होते हैं। अब आपको अगर ये तीनों आने चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वन बाय वन देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। पहला है, पल्सर का निर्माण विशाल न्यूट्रॉन तारे से होता है, एक तरह से ये कह रहा है। दूसरा, निहारिका ऐसे तारे हैं जो आवर्तिक रूप से चमकते हैं, मतलब कभी तो उनकी रोशनी बढ़ जाती है, कभी उनकी रोशनी कम हो जाती है। तीसरा, ये गैस और धूल के विशाल बादल है, सेफिड्स। तो अब बात करते हैं सबसे पहले निहारिका के बारे में। निहारिका सबसे इजी है क्योंकि इसी को उठाते हैं सब। तो देखो निहारिका क्या होती है, निहारिका गैस और धूल के बादल होते हैं एक तरह से। तो क्या होता है, निहारिका में नेबुला जिसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे नेबुला कहते हैं। तो नेबुला में गैस होती है और डस्ट पार्टिकल होते हैं, और सबसे ज्यादा लगभग 98 से लेकर 99% तो इसमें गैस होती है। इनमें भी सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन और हीलियम। ये इस तरह से अगर मैं कहूं, इस तरह से बना लूं, एक गैस का, इस तरह से गैस और धूल कणों का एक बादल है बहुत बड़ा, और इन्हीं बादलों से आगे स्टार्स का फॉर्मेशन होता है, का निर्माण होगा, स्टार का फॉर्मेशन। इसीलिए इन्हें तारों के निर्माण की नर्सरीज कहा जाता है, नेबुला को। तो होता क्या है कि देखो ये जब धूल के कण है, यहां गैस है, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, इन सब में द्रव्यमान है, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, और फिर ये आपस में टकराना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये आपस में टकराते हैं तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं, थोड़ा एक छोटा गुच्छा बनेगा, फिर और बड़ा गुच्छा बनेगा, फिर वो आपस में टकराएंगे, तो एक दूसरे से ये जो मास है वो जुड़ता चला जाता है। और इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते बढ़ते किसका निर्माण होगा, स्टार का फॉर्मेशन होगा। और स्टार का फॉर्मेशन कब होगा, जब इसमें नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ के हीलियम का निर्माण करने लगते हैं। तो तारे की खुद की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जैसे सूर्य। तो तारा उस पिंड को कहते हैं जिसका खुद का क्या हो, ऊर्जा का स्रोत वो खुद हो। अर्थ है, तो अर्थ को हमें रोशनी कहां से प्राप्त होती है, सूर्य से। लेकिन सूर्य को रोशनी कहीं से नहीं मिलती, उसके अंदर, उसके कोर में नाभिकीय संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं और हीलियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये स्टार का फॉर्मेशन होता है। स्टार फॉर्मेशन या तारों के निर्माण की जन्मस्थली या नर्सरी कहा जाता है नेबुला। तो नेबुला जो है वो गैसियस क्लाउड है। तो अगर मैं इसको यहां दिखाऊं आप लोगों को, ये देखिए, ये जो आपको जो दिख रहा है ये गैसियस क्लाउड है, ये है आपका नेबुला। तो नेबुला में क्या होता है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर इसके बिल्कुल सेंटर में तारों का निर्माण होगा, एक तारा बन जाएगा और चारों तरफ बचे हुए से क्या बन जाएंगे, ग्रह बन जाएंगे। जैसे हमारा हमारा जो सोलर सिस्टम है ये भी किसी एक निहारिका से या नेबुला से बना होगा, केंद्र में बन गया सूर्य और चारों तरफ ग्रहों का, उपग्रहों का निर्माण हो गया। तो ये नेबुला होता है। अब दूसरी बात करें सेफाइड स्टार,
तो सीफेड स्टार ऐसे स्टार होते हैं जो आवर्तिक रूप से कभी तो मंद दिखाई देते हैं और कभी इस तरह से चमकने लगते हैं। तो इनमें अलग अलग तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनकी वजह से कभी तो क्या करता है, ये मंद दिखाई देता है और कभी ये चमकने लगता है। तो इस तरह के तारों को सेफाइड स्टार कहा जाता है। और तीसरे जो बात हम कर रहे थे न्यूट्रॉन स्टार की, या यूं कहो किसकी, पल्सर की। तो देखो पल्सर इस तरह के होते हैं। देखो पल्सर क्या है, एक तरह की न्यूट्रॉन स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार है। और न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, देखो न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है कि इसको इससे समझते हैं। ये आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा कि देखो ये तो आपकी क्या थी, एक निहारिका थी, नेबुला थी। इस नेबुला से तारों का निर्माण होता है। एक तो होता है छोटे तारे का स्मॉल स्टार है, और ये एक बड़ा स्टार है, बड़ा तारा बनता है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा होता है। तो इस तरह के जो बड़े तारों का निर्माण होता है, तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उनकी एज होती जाती है, आयु बढ़ती जाती है। तो जब उनकी आयु बढ़ती है तो वो धीरे धीरे उनका साइज बड़ा होता जाता है। उसे बोलते हैं रेड सुपर जाइंट। मतलब वो सुपर जाइंट में, या रेड जाइंट या रेड सुपर जाइंट। देखो स्मॉल स्टार है, जैसे सन हुआ, वो छोटे तारे में आता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी तो इसका साइज बढ़ता जाएगा, उसे बोलते हैं रेड जाइंट। और जब इसका साइज बढ़ा, अगर हमारे सन की बात करें, जब ये रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा तो ये अर्थ तक फैल जाएगा, पृथ्वी तक पहुंच जाएगा, इतना बड़ा इसका साइज हो जाता है। और फिर धीरे धीरे इसकी एज बढ़ती है, तो ये जो इसका ऊपर का जो कवर है वो धीरे धीरे हट जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज हो जाता है, गैस बहुत दूर तक फैल जाती है, और इसके केंद्र में एक छोटा सा भाग बच जाता है। बाकी सारा ये फिर वापस से इसी नेबुला की तरह से फैल जाता है अंतरिक्ष, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा हो गया है। और जो इसका कोर बचता है उसे हम कह देते हैं व्हाइट ड्वार्फ, छोटा बोना, श्वेत वामन जिसे बोलते हैं। तो अगर मान लो कोई छोटा तारा है तो वो रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा। फिर क्या होगा, उसके जो चारों तरफ का जो साइज, वो लगातार देखो ये बड़ा होता जा रहा है। तो जब बड़ा होता जाएगा तो इतना विरल हो जाएगा कि बादल की तरह दिखाई देने लगेगा, नेबुला की तरह वापस से दिखाई देने लगेगा। लेकिन जो इसका कोर है उसे बोल देते हैं व्हाइट ड्वार्फ। कोर बच जाएगा, सेंटर का जो पार्ट है। लेकिन जो ये बड़े तारे होते हैं, ये रेड सुपर जायंट में बदल जाता है और इनमें विस्फोट होता है। मतलब ये जो इस तरह से बढ़ेगा तो इनमें क्या होता है, जब ये बहुत अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है ये सारा, तो ये क्या करता है, इसका ऊपर का कवर सारा फट जाता है। ये हमने क्लास में पढ़ा था कि कैसे इससे सुपरनोवा विस्फोट होता है। तो जब ये जो स्टार था, जो इसका साइज बहुत बड़ा था, तो जब वो बड़ा होता जाता है तो एक अवस्था आती है कि ये पूरा का पूरे तारे में विस्फोट हो जाता है। उस विस्फोट को कहा जाता है सुपरनोवा। आ सकते हैं आगे क्वेश्चन इन सब में से। तो ये जो विस्फोट होता है, जो तारे का एक तरह से शॉक वेव जनरेट होती है, जिससे ये तारा विस्फोट से उड़ जाता है, इस विस्फोट को कहा जाता है सुपरनोवा। अब जब विस्फोट हो गया तो इसका जो कोर बचता है, जो सेंटर का जो पार्ट बचता है, उसे कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। बहुत ही जिस एक तरह से ब्लैक होल की तरह कंडीशन हो जाती है, बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही ज्यादा द्रव्यमान होता है। तो इसके जो सेंटर का जो पार्ट होगा, जो बचा, उसे कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है और ये रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है। तो ये जो बचा, इसे कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। तो ये किससे बनेगा, एक बहुत बड़े स्टार में जब सुपरनोवा होगा या उसमें विस्फोट हो जाएगा, तो जो उसका कोर बचता है उसे कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। और ये जो न्यूट्रॉन स्टार इस तरह से जब घूमता रहता है, तो उसे बोला जाता है न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर। ये पल्सेट करता है। कैसे होता है, देखो ये रहा है, देखो। तो ये न्यूट्रॉन स्टार है, देखो कोर में लिखा है न्यूट्रॉन स्टार है। और जब ये न्यूट्रॉन स्टार जब इस तरह से घूमेगा, तो देखो यहां से रेडिएशन का बीम निकलता है। कि जब भी कोई चीज ऐसे घूमेगी जिसका तापमान बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकलती हैं। तो यहां से क्या करता है, यूं रेडिएशन बाहर निकलती है इस तरह से, देखो। तो इधर से निकली और इधर से भी रेडिएशन निकल। तो अगर अब मैं बात करूं इसकी, तो देखो यहां पर ये रेडिएशन था, इससे ये एक्सिस है इसकी, मैग्नेटिक एक्सिस की तरह ये वाला, जैसे हमारी अर्थ की है। तो ये देखो यहां पर ये रेडिएशन इधर से यूं निकल रहा है, इस जगहों से। लेकिन इसका जो घूमने का जो जगह है, एक्सिस है, वो ये है, देखो रोटेट कर रहा है यहां से। ये एक्सिस है इसकी रोटेशन वाली, यहाँ इस एक्सिस पर वो यूं यूं घूमेगा, यूं यूं घूम रहा है। तो अब देखो, अगर ये यूं घूम रहा है, मान लो इसने यूं घुमाया इसको, अगर मैं बात करूं, ये इस तरह से घुमाया जा रहा है। तो देखो अगर ये घूमेगा, मैं इसको जैसे भी घुमा लो मर्जी, यहां से यूं घुमा लेते हैं, घूमेगा, इधर यूं जाएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस से यूं रोटेट। ये वाला जो इलाका है देखो, पहले यहां जाएगा,
फिर इधर से ऐसे घूमेगा, फिर इधर से ऐसे घूमेगा, वापस से यहाँ आ जाएगा। तो कभी तो रेडिएशन यहां दिखाई देगा, कभी ये रेडिएशन यहां दिखाई देगा, कभी रेडिएशन यहां दिखाई देगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी। तो ये जो रेडिएशन का ये जो बीम था, मान लो कि ये रेडिएशन यूं जा रहा है, तो ये यूं घूम रहा है। तो कभी तो इस डायरेक्शन में है, कभी ये इस डायरेक्शन में है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, और कभी यहां। क्योंकि देखो ये यहां पर है और रोटेशन का एक्सिस ये है, तो ये यूं घूम रहा है यूं। तो देखो अगर मैं यूं घुमा रहा हूं इसको, तो देखो ये एक निश्चित, इसकी घूमने की अवधि एक निश्चित अवधि है, तो ये घूम के एक निश्चित समय के बाद वापस यहां आ गया। तो ये सामने की तरफ लाइट गई, फिर से ये घूमा, मान लो 24 घंटे में घूम के आ रहा, तो ये 24 घंटे में घूम के वापस आएगा, फिर से इधर लाइट दिखेगी। फिर से ये घूमेगा, 24 घंटे बाद घूम के आएगा, फिर से लाइट दिखेगी। फिर से यहां पर आके लाइट दिखेगी। इसी तरह इस एरिया के लिए, इस एरिया के लिए, इस एरिया के लिए, सभी के लिए ये इसी तरह है। एक निश्चित अवधि के बाद ये बीम इधर आएगा। ये जो रेडिएशन बीम है एक निश्चित अवधि के बाद घूम घूम के वहां आता रहेगा। तो हमें दिखेगा कि कभी रोशनी आ रही है, फिर गायब होगी, फिर थोड़ी देर बाद आई, फिर घूम के आई, फिर। तो एक निश्चित अवधि के बाद ये रेडिएशन हमारी तरफ आएगा, तो ऐसे लगेगा कि जैसे पल्स कर रही है। हार्ट बीट भी तो ऐसे ही करती है, पल्स भी तो ऐसे करता है। पल्स आती है, फिर गायब, फिर आया, फिर गायब, फिर आया, फिर गायब। तो ये पल्सेट करता रहता है। कभी रेडिएशन आता है, फिर एक निश्चित अवधि के लिए चला जाता है, फिर से उसी टाइम पे फिर आ जाता है। तो जितना इसका रोटेशन की अवधि होगी, उतने टाइम बाद ये वापस से हमें दिखाई देने लगता है। जैसे लाइट हाउस होता है, आपने देखा होगा, देखो यहां पर ये बना हुआ लाइट हाउस। सागरों में इस तरह का एक लाइट हाउस होता है जिससे लाइट यूं निकलती है। तो ये घूम के, अब देखो यहां लाइट दिख रही है, यहां पर देखो इस जगह पर आपको ये लाइट दिख रही होगी, ये लाइट है। अब ये क्या करेगा, घूमेगा तो इस साइड में जाएगी, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में, वापस एक निश्चित अवधि के बाद ये लाइट दिखाई। तो ये भी तो पल्सेट कर रहा है, एक निश्चित अवधि के बाद वापस यहां लाइट आएगी। तो इसी से इसका नाम पड़ा है पल्सर। तो जो एक निश्चित अवधि में पल्सेट करता है, वापस से वो रेडिएशन दिखाई देती है, ऐसे न्यूट्रॉन स्टार को कहा जाता है पल्सर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो न्यूट्रॉन स्टार से ही पल्सर्स का निर्माण, तीन चीजें थी। तो अब आते हैं उस क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, आओ देखो कंसेप्ट वाले पे हम समय देंगे, जो सीधे फैक्चुअल है उन पर ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे, तो सीधा सीधा देख लेंगे। देखो यहां पर क्या, पल्सर का निर्माण विशाल न्यूट्रॉन तारे से होता है, तो हाँ होता है। दूसरा, निहारिका ऐसे तारे हैं जो आवर्तिक रूप से चमकते हैं, मंद होते हैं। ये सेफेड्स के बारे में सही था। निहारिका तो बादल है, तो ये गैस एवं धूल के विशाल बादल होते हैं, तो ये किसके लिए सही होना चाहिए था? गैस एवं धूल के जो बादल हैं वो होते हैं निहारिका, और जो आवर्तिक रूप से मंद और चमकते रहते हैं वो होते हैं सेफिड। तो ये एक उल्टा हो गया, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। तो अगर 2 और 3 को काट दें, 2 और 3 को काट दें, देखो ये 2 होगा, ये भी नहीं होगा। ये 3 है तो ये भी नहीं होगा, 2 और 3 ये भी नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, डी, केवल। इससे ये ऑप्शन से सॉल्व हो। तो हमने तीनों को ही देख लिया कि क्या है। चीजें आपको आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, ठीक है। अब इजी क्वेश्चन है, अब आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन से देश यूक्रेन के साथ स्थलीय सीमा साझा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो यहां से आपका ये मैप होगा, इससे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो यूक्रेन के साथ सीमा साझा। देखो बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, यहां पर देखो मालदोवा है। तो देखो मालदोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवानिया के बाद कौन है, पोलैंड और बेला। तो इनको आपको इसमें से क्या करना है, देखना है। तो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें। तो आप बताइए इसमें कौन कौन सा हो सकता है। देखो हंगरी है, हंगरी था अभी हमने देखा था, देखो हंगरी, ये रहा हंगरी, यहां पर ये लगा हुआ हंगरी है, ठीक है तो है। दूसरा देखो कौन सा ऑप्शन होगा हंगरी के बाद, तो हंगरी को मार्क कर लिया एक, ये तो है। अब बुल्गारिया है इसके साथ, बुल्गारिया, लाटविया, रोमानिया। तो देखो यहां पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो फिर से देखो यहां पर बुल्गारिया कहां दिख रहा है, बुल्गारिया तो बहुत नीचे है, तो बुल्गारिया भी इसमें नहीं होगा। देखो दूसरे में देखो फिर से, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या नहीं है, बुल्गारिया भी नहीं है, बुल्गारिया भी नहीं है। तो हम इसमें से दो को गायब कर दें, जिसमें दो है वो गायब कर दो। देखो ये भी दो है इसमें, ये नहीं होगा, इसमें दो है तो ये भी नहीं होगा, इसमें दो है तो ये भी नहीं होगा। 1, 4 और 5, कम से भी ज्यादा किया जा सकता है। तो जो नहीं होगा उसको हटा दो, बाकी सारे हो जाएंगे।
कई बार आपका कम नॉलेज से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक आधे के बारे में भी अगर सही सही नॉलेज हुआ तो हो सकता है एक बार ऑप्शन मिला के देखो, जो नहीं क्वेश्चन आ रहा वो भी आप सॉल्व कर पाओ। तो इसको इस तरह से देखना है, क्वेश्चन हमने वहां देखी। अब आते हैं सुपीरियर झील के बारे में। तो ये क्वेश्चन है, सुपीरियर झील विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी स्वच्छ जलीय झील। ये एक फैक्ट है, हाँ है। सबसे बड़ी स्वच्छ जलीय क्षेत्रफल की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से नहीं है, वॉल्यूम की दृष्टि से नहीं, एरिया, सरफेस एरिया इसका बहुत ज्यादा है सुपीरियर लेक का, तो ये बात सही है। दूसरा, सुपीरियर व ह्यूरॉन झील वेलेंड नहर के द्वारा आपस में जुड़ी। ये कथन गलत है, सू कैनाल पाई जाती है वहां पर। ह्यूरॉन और सुपीरियर के बीच में सू कैनाल है। इस पर थंडर बे शहर अवस्थित है, ये भी सही है। और ये पूर्णतया यूएसए में अवस्थित है। यहां पर इंग्लिश में देखना, सही लिख लेना, यह पूर्णतया यूएसए में अवस्थित है, तो ये गलत है। ये यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर है। तो देखो, इसको मैं दिखा देता हूं आपको, इजी क्वेश्चन था ये। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये है ग्रेट लेक्स, महान झीलें। तो ये लगभग यूएसए की और इसकी बाउंड्री पर चलती हैं, कनाडा की। तो देखो यहां पर ये सबसे पहली लेक है, ये सुपीरियर लेक है। दूसरी देखो यहां पर ह्यूरॉन है, यहां पर मिशिगन है, यहां पर लेक इरी है और यहां पर लेक ओंटेरियो। तो ईस्ट टू वेस्ट लगाएं तो ओंटेरियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन एंड सुपीरियर। तो इन दोनों के बीच में यहां पर इस जगह पर होती है सू कैनाल। और यहां पर देखो, यहां दिख रहा है आपको, देखो वेलेंड कैनाल कहां पर है, लेक ओंटेरियो और लेक इरी के बीच। और यहीं पर देखो, इसके यहां पर तो कैनाल है, यहां से नियाग्रा कैनाल, यहां पर नियाग्रा रिवर जाती है और यहीं पर है नियाग्रा फॉल। तो कभी आपसे ये पूछ ले कि नियाग्रा फॉल किन किन झीलों के बीच में अवस्थित है, तो आपको बताना होगा लेक ओंटेरियो और लेक इरी के बीच में। और यहीं पर ओंटेरियो और इरी के बीच में वेलेंड कैनाल है, और सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में यहां पर आपकी सू कैनाल। और यहीं पर देखो आपका सॉल्ट सेंट मैरी है, यहां पर एक शहर अवस्थित है। कई बार इस सू कैनाल को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको इस डायग्राम से भी आप देख सकते हो, देखो यहां वाले पे ये देख रहे हैं, यहां पर सू लॉक सिस्टम पाया जाता है। तो ये रहा सॉल्ट सेंट मैरी, सू लॉक्स। तो यहां पर ह्यूरॉन है और ये आपकी कौन सी है, सुपीरियर लेक। और यहां पर देखो इसमें वेलेंड कैनाल। इस मैप को अगर मैं बड़ा करूं तो ये देखो, यहां पर ये नियाग्रा रिवर है, और यहां से इस नियाग्रा रिवर में इस जगह पर नियाग्रा फॉल है। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, ओंटेरियो और ये आपकी इरी लेक। और यहां से देखो, यहां से एक कैनाल बनाई है, इसका नाम है वेलेंड कैनाल, यहां इस साइड। तो यहां पर ओंटेरियो और इरी के बीच में आपको नजर आएगी वेलेंड कैनाल, और उधर आएगी आपको सू कैनाल। तो ये आपको दोनों चीजें फैक्ट हैं जो ध्यान में रखते हैं। ग्रेट कैनाल, सॉरी ग्रेट लेक्स के बारे में पता होना चाहिए। 5 लेक्स हैं, इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। तो इसको भी आपको ध्यान में। और इस पर पूछा था कि कौन सा शहर अवस्थित है, तो थंडर बे इस जगह पर, यहां ऊपर कनाडा में यहां अवस्थित है। तो और ये देखो इस तरह से यहां से ये बाउंड्री बना रही है। देखो यहां पर ये कनाडा और यूएसए के यहां बाउंड्री बनती है। तो ये कुछ पार्ट किसमें आता है, कनाडा में आता है, और कुछ पार्ट ये आएगा यूएसए के अंदर। तो पूरी तरह से यूएसए में अवस्थित। तो अब इसको देख लेते हैं एक बार, इजी है, फैक्चुअल है ये। देखो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, पहला सही है, वेलेंड कैनाल नहीं है, नहीं। थंडर बे अवस्थित है, ठीक। पूर्णतः यूएसए में अवस्थित है, गलत है। तो कौन सा हो गया, 1 और 4। 1 और 4 इसमें ऑप्शन नहीं दिया। अच्छा एक चीज देखें, इसमें लिखा क्या है, कौन सा कथन असत्य है, ये भी ध्यान रखना है। तो असत्य कथन को अगर हम देखेंगे तो कौन सा सत्य हो गया, 2 नंबर हो गया, और ये बी वाला आपका ऑप्शन है। ये भी ध्यान से पढ़ना है कि सत्य पूछा है या असत्य। के बाद हम चलते हैं, ये तो फैक्चुअल है, इतना कुछ आपको ध्यान में, फैक्चुअल इसमें कुछ नहीं। ये भी एक देखो एक फैक्चुअल है, आपके क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो कौन कौन सा, देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। सबसे पहला उसने पूछा कि कौन सी किसकी हाईएस्ट पीक है। सबसे पहला देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो पहले बताओ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है कहां, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में। दूसरा देखो अपलेशन माउंटेन, ये कहां पर पड़ते हैं बताओ, अपलेशन माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं, यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में, इधर वाले में अटलांटिक वाले कोस्ट पर, वहां पर अपलेशन माउंटेन है। फिर रॉकी, ये वेस्टर्न साइड में पड़ते हैं नॉर्थ अमेरिका के, और ये आल्प्स माउंटेन ये यूरोप में पड़ते हैं। अब इनकी हाईएस्ट पीक को मिला लो।
देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, इसकी जो हाईएस्ट पीक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, वो कौन सी है? माउंट कोशिस्को है। तो ए के आगे लगेगा बी, ये रहा। अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिचेल, ये दूसरे के आगे लग जाएगा सी। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैककिनले, ये डी। और आल्प्स की कौन सी है? माउंट ब्लैंक, का आगे ए। तो आंसर होगा इसका ई, सी, डी और ए। अब यहां पर मिला के देखते हैं। देखो यहां पर ऑप्शन गलत टाइप हो गया थोड़ा सा, कई बार टाइपिस्ट एरर कर देते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऑप्शन आपको सही कर लेना है, बी सी डी ए। तो देखो यहां पर देखो क्या लिख रहा है, ये देखो ये वाले ऑप्शन में देखो ये क्या लिखा है, देखो यहां पर सी डी ए, सी डी ए तो सही है, ये एक में उसने गड़बड़ कर दिया, दो डी बार लिख दिया। यहां पर बी कर लो और ये ऑप्शन हो जाए बी नंबर ऑप्शन। तो आपको इस तरह से मारना, देखो सी डी ए, सी डी ए सही है। एक पहले वाले ऑप्शन में डी दो बार आ गया, तो ये कौन सा होगा? ये बी होगा। तो इस प्रिंट हो गया, यहां पर बी आना चाहिए था, तो ऑप्शन आपका बी होगा। इसीलिए डिस्कशन किया जाता है कि बाई चांस कुछ एरर हो जाए तो वो इस डिस्कशन के दौरान सही हो जाए। और कई क्वेश्चनों में कई बार टाइपिस्ट की एरर हो जाती है, ह्यूमन एरर है, हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसको हम यहां पर करेक्ट कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए। अब आते हैं, देखो सुमेलित करें। यहां पर खनिजों को लेकर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये मेन मेन इंपॉर्टेंट जगह हैं, उनको ध्यान में रखेंगे। देखो सबसे पहला देखो पूछ रहा है चिक्वी कमाटा है ये चुकी कमाटा नहीं, चिक्वी कमाटा है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए ये रहा, ये चुक्वी कमाटा है। दूसरा देखो वीपा है, तीसरा है कालगुरली और चौथा है कुंजबास। वापिस से यहीं आ जाते हैं। देखो ये रहा आपका चिक्वी कमाटा, यहां पर ये तांबे के लिए फेमस है। आपने सुना होगा साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में यहां पर इस जगह, यहां पर तो अटाकामा डेजर्ट जो यहां पर है, तो यहां पर आपका मिलता है चिक्वी कमाटा, इस जगह। यहीं पर आपका सुना होगा अरीका, जो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल है, एंटोफगस्टा। तो ये सारे के सारे यहां पर हैं, अरीका वगैरह, ये आपका चिक्वी कमाटा, एंटोफगस्टा। और इसी के थोड़ा नीचे आओगे तो आपको मिल जाएगा सैंटियागो और वालपरासो, जो मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है। तो इस एरिया में ये मिलता है। और ये सब किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए, नाइट्राइट के लिए, इन सब के लिए ये एरिया फेमस है। तो यहां पर इसे तो विश्व की कॉपर की राजधानी भी कहा जाता है इस एरिया को। इसके साथ कौन मिला? तांबा मिला, तो ए के साथ कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा वीपा, वीपा बहुत फेमस है, वीपा बॉक्साइट के लिए फेमस है। ये यहां पर आपने ऑस्ट्रेलिया में देखना, ऑस्ट्रेलिया का ये जो इलाका है, ये इलाका, यहां वाला ये इलाका हुआ, ये इलाका हुआ, ये सब बॉक्साइट के लिए फेमस है। और यहीं पर मिलता है आपका वीपा। तो यह वीपा यहाँ का फेमस है किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। तो ए के साथ हो गया सी, और वीपा के साथ हो गया, दो के साथ हो गया डी। अब आता है कालगुरली कुलगाड़ी, ये भी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पार्ट में। आप पर्थ से जाओगे इधर एडिलेड की तरफ, बीच में जो एरिया पड़ता है वो क्या है? सारा का सारा उसमें कालगुरली कुलगाड़ी, दो जगह हैं जो सोने के लिए फेमस है। तो इसके साथ क्या होगा? ए। फिर आता है कुंजबास, कुंजबास, डोनबास, ये सारा का सारा इलाका जो है ये किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस। ये इसका ऑप्शन होगा सी डी ए बी। तो सी डी ए बी ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो, ये वाला आपको ध्यान में रखना। आगे चले तो ये भी आपका आगे बढ़, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से कंसेप्ट आएंगे, ऊपर वाले में पढ़ेंगे। देखो निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी में अवस्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इनमें से एक है विक्टोरिया लेक है, जो भ्रंश घाटी में अवस्थित नहीं है। आप अगर कभी मैप देखोगे अफ्रीका का, तो उसमें रिफ्ट वैली यूं आ रही है, और एक रिफ्ट वैली की ब्रांच यूं, और फिर ये दोनों आके मिल जाती हैं। और इनके दोनों रिफ्ट वैली के बीच में यहां पर लेक विक्टोरिया है। ध्यान रखना कि ये जो विक्टोरिया लेक है ये भ्रंश घाटी के अंदर नहीं है, बाकी सारी अफ्रीका की ये लेक है, ये सारी की सारी भ्रंश घाटी के अंदर बनी हुई। तो यहां पर भ्रंश घाटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे जो ईस्टर्न पार्ट है वो अलग हो जाएगा अफ्रीका से आने वाले टाइम में। तो आगे देखो, अब ये फिर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लिखा है? गल्फ स्ट्रीम किस क्षेत्र की जलवायु को मानव अनुकूल बनाने में सहायक है? देखो गल्फ स्ट्रीम
पहले तो पता ही होगी गल्फ स्ट्रीम है क्या, ये एक गर्म जलधारा है। तो किस क्षेत्र की जलवायु को मानव अनुकूल बनाने में सहायक है? उत्तरी अफ्रीका की, उत्तरी पश्चिमी यूरोप की, दक्षिणी यूरोप की, दक्षिणी पूर्वी। तो कहां की जलवायु को मानव के रहने के अनुकूल बनाती है, इसको आपको समझना होगा। तो देखो, इसमें अगर मैं बात करूं, सेकंड लगेगा मुझे इस मैप को बनाने, आप फिर ठीक। यूरोप का हो गया, समझम जल्दी में। तो यहां पर देखो गल्फ स्ट्रीम क्या करती है, इस इलाके में प्रवाहित, फिर मैं ये बात करूं यूं, हाँ आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र यहां पर और साउथ में। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर आपकी एक धारा, जल धारा बहती है, इसे बोलते हैं नॉर्थ इक्विटोरियल करंट। अटलांटिक महासागर है ये सारा का सारा, कौन सा है, अटलांटिक। तो ये यहां पर एक धारा आती है, यहां से टकराने के बाद यहां ऊपर जाती है, और फिर यहां से ये फ्लोरिडा करंट के रूप में यहां बाहर निकलती है। और यहां पर देखो, आपने पढ़ा होगा, यहां से यहां एक और करंट आके मिलती है, इसे एंटीलीज की धारा कहते हैं। और ये दोनों मिलने के बाद ऊपर की ओर जाती हैं, तो इसे बोला जाता है यहां से गल्फ, क्योंकि ये इधर मैक्सिको की खाड़ी के क्षेत्र से आती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गल्फ से आने वाली धारा गल्फ स्ट्रीम। एक चीज बताओ, ये इस इलाके से यूं ऊपर की ओर आती है, तो ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जा रही है, तो ये कैसी धारा होगी, गर्म जल धारा। तो जहां भी ये जाएगी वहां के तापमान को बढ़ा देगी। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहां ये परिस्थितियां अनुकूल करती हैं, कि मतलब जहां इसके लिए जगह फायदेमंद हो। तो अगर मैं बात करूं, तो ये जब ऐसे जाएगी तो इसे बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या गल्फ स्ट्रीम भी कह देते हैं। यहां पर ये इस तरह से मुड़, और फिर यहां पर इसकी एक ब्रांच ऐसे ऊपर हो जाती है और कुछ ये नीचे की ओर ऐसे मुड़ा। और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इस जगह पर है आपका, और यहां पर आपका फ्रांस, जर्मनी वगैरह ये वाला इलाका वो। अब देखना होता क्या है, ये सारे के सारे ठंडे इलाके हैं, ये भी ठंडा इलाका है। अब जब ये गर्म जलधारा यहां पहुंचती है, तो यहां के तापमान को वो अनुकूल कर देती है, तापमान को बढ़ा देती है, जिससे यहां सर्दियों का जो तापमान है वो रहने लायक बना रहता है। अदरवाइज अगर आप बात करो इन्हीं सेम अक्षांशों की यहां पर कनाडा में, तो ये जो सेम अक्षांश जहां पर ये यूके यूके वगैरह है, जर्मनी वगैरह है, फ्रांस वगैरह है, उन्हीं अक्षांशों पर इधर कनाडा में बर्फ जमी रहती है सर्दियों में। बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक रहता है ये इलाका, पूरा ठंड से जम जाता है सर्दियों में। लेकिन ये इलाका फिर भी खुला, इसका अंदर का भाग देखोगे तो ये भी जम जाता है। लेकिन यहां पर ये जो गर्म जलधारा यहां पहुंची, इसने यहां के तापमान को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से यहां रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं, तापमान ऊंचा हो जाता है। और आपने यहां सुना होगा, ये देखो यहां पर नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वे की धारा बहती है, इसी वजह से यहां पर रशिया का एक बंदरगाह है, मरमास्क बंदरगाह, जो सालों भर खुला रहता है। इतनी ठंड होने के बावजूद भी सर्दियों में यह खुला रहता है, जिसका कारण क्या है, ये जलधारा वहां तक पहुंचती। इसीलिए इस जलधारा को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ये यूरोप की जलवायु को अनुकूल बनाए रखती है, खासकर उत्तर पश्चिमी। अब देखो, ये यूरोप है, ये तो इसका दक्षिणी भाग हो गया, यहां पर मेडिटेरेनियन सी के पास, ये वाला पार्ट उत्तर का हो गया, और ये उत्तर पश्चिम का पार्ट हो गया। तो ये आपका जो भाग है, ये उत्तर पश्चिमी यूरोप है, तो वहां की जलवायु को अनुकूल बनाए रखता है। तो अब इस क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, देखो वो कौन सा कह रहा है उत्तरी अफ्रीका की जलवायु। तो उत्तरी अफ्रीका से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, उत्तरी अफ्रीका से इसका क्या लेना देना, कुछ भी नहीं है। इसके बाद दूसरा कह रहा है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, इसको भी छोड़ देते हैं। देखो दक्षिणी यूरोप, तो दक्षिणी यूरोप से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी हमने देखा दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका दोनों सिमिलर हैं, वहां से इसका कोई लिंक नहीं है।
तीसरा दक्षिणी पूर्वी अमेरिका। तो दक्षिणी पूर्वी अमेरिका की बात करें तो यहां तो इसकी जलवायु को, मौसम को सुहाना बनाने में कोई खास रोल नहीं है, यहां तो ये गर्मी को बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। इसकी वजह से यहां का टेम्परेचर ऊंचा हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ेगा तो कहां पड़ेगा? उत्तर पश्चिमी यूरोप पर पड़ेगा। तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान में। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी इजी है, ये थोड़ा फैक्चुअल है, आपसे पूछ लेते हैं, नॉलेज होना चाहिए। देखो कौन सा है, देखो दर्रों का बारे में पूछा है कि इधर सूची 1 एक दर्रा है, इधर सूची 2 में दूसरे राज्य है। तो ये तो इजी है। देखो शिपकीला दर्रा कहां पर पाया जाता है? सबको पता है, हिमाचल में, यहीं से सतलुज रिवर आती है। ए के साथ 2 हो गया। दूसरा नीति, नीति के लागे होना चाहिए नीतिला, ये कहां मिलता है? उत्तराखंड में। आपने पढ़ा होगा थागला, मानारा, नीतिला, लिपुलेख, 4 दर्रे। थागला, मानाला, नीतिला और लिपुलेख, ये चारों के चारों कहां पर पड़ते हैं? ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो ये नीतिला किसमें हो गया? उत्तराखंड में। ये रहा। ये शिपकीला कहां हो गया? हिमाचल में। हिमाचल के और भी दर्रे हैं, शिपकीला आपने पढ़ा होगा, रोहतांग आपने पढ़ा होगा, बारालाचा तो आपने पढ़ा होगा, सच पास है वहां पर। तो ये सारे के सारे कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर देखो नाथुला तो सबको ही पता है कहां पर है? सिक्किम में है। तो ये 4 हो गया, नाथुला और जेलेपला। और बचता कौन सा है? बॉम्बडिला। तो डी किसके साथ है? ए के साथ। तो ये हो गया 2 3 4 1। देखो ये रहा 2 3 4 एंड। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं इससे आगे वाला। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अन्नामुडी घाट के साथ नहीं जुड़ी हैं? तो अन्नामलाई हिल्स आपको पता ही है कि वो कह रहा है एक तरह से कौन सा अन्नामलाई पहाड़ियां या अन्नामुड़ाई नॉट है। नॉट का अर्थ होता है जहां कई सारी पहाड़ियां आकर आपस में मिल जाती हैं। तो इनमें से कौन सी हैं जो अन्नामुडी नॉट के साथ नहीं जुड़ती हैं? तो देखो इनमें से देखो पालनी पहाड़ी तो सबको पता है कि ये देखो अन्नामलाई हिल यहां पर है, यहां पर अन्नामलाई हिल है। इसके नीचे की ओर अगर आ जाए कार्डमम हिल, इलायची पहाड़ियां या अगस्त्य मलाई इसके नीचे में। तो ये आपकी अन्नामलाई हिल्स होगी, यहां पर आपकी कौन सी होगी? कार्डमम हिल। और यहीं से निकलती है पालनी हिल्स। तो ये इस नोट से मिलती हैं। तो पालनी हिल तो होगा, अन्नामलाई पहाड़ियां ये खुद होगी, ये पालनी पहाड़ियां, ये अन्नामलाई पहाड़ियां। फिर बोलता है इल्लामलाई पहाड़ियां, और फिर बोलता है कुद्रेमुख पहाड़ियां। तो आपको ऑप्शन से पता होना चाहिए। कुद्रेमुख पहाड़ियां तो बहुत दूर है, यहां पर कौन सी आएंगी? इसके ऊपर नीलगिरी। और नीलगिरी से ऊपर जाओगे तो वेस्टर्न घाट के इस पार्ट में कौन पड़ता है? कुद्रेमुख, कर्नाटक में। तो सीधा सीधा ऑप्शन से सॉल्व होगा, आपको इल्लामलाई के बारे में पता हो चाहे ना पता हो। इस ऑप्शन से ही ये क्लियर हो जाने वाला है कि कुद्रेमुख पहाड़ियां बहुत क्या पड़ती हैं? ऊपर पड़ती हैं, कर्नाटक में हो गई। और अन्नामलाई पहाड़ियां क्या है? या अन्नाई मुड़ी नोट कह दे या गांठ कह दे, कहां होगी? अन्नामलाई पहाड़ियों पर ही तो होगी। तो अन्नामलाई पहाड़ियां अगर यहां है, ये अन्नामलाई है, तो इससे ऊपर कौन सी आती है? नीलगिरी आती है। इससे ऊपर जाके कहीं पर होगा कुद्रेमुख, कर्नाटका में। तो इन दोनों का तो आपस में कोई आसपास का ही रिलेशन नहीं है, तो कौन सा होगा? कुद्रे। अब बाकी आपको पता होना ही चाहिए, अन्नामलाई पहाड़ियां भी पता है, पालनी पता है, और इल्लामलाई भी पता डन है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो कोई ज्यादा इतना मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं था। आगे आओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का नहीं बल्कि जीव के समुदायों में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन कर? तो दोबारा से पढ़ते हैं आराम से इसको। कह रहा है इनमें से कौन सा एक पद है, कौन सा एक टर्म है जो जीवों द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान, मतलब उनके द्वारा जो घेरे गए स्थान का ही नहीं, मतलब इसको तो बताता ही बताता है, इसके अलावा भी किसको बता रहा है? देखो वो कह रहा है जीवों द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। मतलब उसका उस पूरे के पूरे फूड चेन में उसका क्या रोल है, उसकी भूमिका को भी प्रदर्शित करता है। वो कौन है? तो देखो सबसे पहले इकोटोन। इकोटोन तो क्या होता है? एक जोन होता है, दो इकोसिस्टम जो होते हैं उनके बीच का जो संक्रमण जोन होता है उसे कहा जाता है इकोटोन। तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा हैबिटेट, और तीसरा क्या है? ये भी हैबिटेट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और दूसरा कौन सा बचता है? पारिस्थितिकी कर्मता। देखो कई बार हिंदी बड़ी टफ होती है, लेकिन इंग्लिश पढ़ोगे तो बहुत ही क्या हो जाता है, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो ये रहा, पहला है इकोटोन, दूसरा इकोलॉजिकल निश, तीसरा है हैबिटेट और तीसरा है रेजिडेंशियल। तो आप अगर पढ़ते हो किसमें, एनवायरमेंट में, इकोटोन भी पढ़ते हो, हैबिटेट भी पढ़ते हो, तो ये बड़ा एरिया, उसमें से इकोलॉजिकल निश होता है। देखो निश की कंसेप्ट समझो, ये ऑप्शन होगा इकोलॉजिकल निश। निश क्या है? देखो निश वो क्षेत्र है जहां पर किसी जीव के
विकास के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल हो। मान लो कि मैं बता रहा हूं कि एक पूरा इलाका है और उसमें हर जगह जीव नहीं रह सकता। उसमें से कुछ इलाका ऐसा होगा जहां उस जीव को जो कुछ चाहिए सब पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। पूरे के पूरे इकोसिस्टम में कुछ जगह ऐसी होंगी जहां किसी जीव की आवश्यकता के लिए जो कुछ भी उसे चाहिए, उसे संसाधन चाहिए, उसकी पर्यावरणीय दशा चाहिए, वो सब वहां उपलब्ध होती है। इसे कहा जाता है इकोलॉजिकल निश। तो वो माइक्रो हैबिटेट, वो छोटा जगह जहां पर उसके लिए विकास के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल है, उसे कहते हैं निश। तो वो तो बता दिया कि ये न केवल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, उसके द्वारा घेरे गए स्थान को तो बता रहा है, ठीक है। अभी हमने कहा कि माइक्रो हैबिटेट है, लेकिन साथ कह रहा है कि उसके फंक्शनल रोल को भी बताता है कि उस समुदाय में उसका क्या रोल है। जैसे ये भी बताता है कि ये मान लो कि जीव है, ये यहां रहता है लेकिन इसका काम ये है। जैसे शेर, जैसे लॉयन, लॉयन का काम क्या होगा, शेर का काम क्या होगा कि शाकाहारियों की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखना। गिद्ध का काम क्या होगा, जो भी मर जाते हैं जीव उनको क्या करना, उनको खत्म समाप्त कर देना, मतलब अपशिष्टों को ज्यादा ना होने देना। शाकाहारियों का क्या रोल है कि वो घास को खाएं कि घास की मात्रा बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। आप मान लो हाथी है किसी इकोसिस्टम में, तो उसकी भूमिका क्या है कि वो टहनियों को या पेड़ों को ज्यादा नहीं बढ़ने देता, उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को सवाना टाइप का बनाए रखता है। वो पेड़ों की संख्या को नियंत्रित रखता है कि वो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो ग्रासलैंड बना रहे हैं। तो ये क्या बताता है, ये दो चीजें बताता है। एक तो बताता है कि उस माइक्रो हैबिटेट को बताता है कि जहां उस जीव के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल मिल जाएं, दैट इज माइक्रो हैबिटेट। और दूसरा ये बताता है कि जो पूरा का पूरा समुदाय है कि जिस एरिया में वो रह रहा है, उसमें जो पूरी कम्युनिटी है वो सब एक दूसरे से फूड चेन के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो वहां उसका क्या भूमिका होगी उसको भी डिफाइन करता है कौन, इकोलॉजिकल निश। तो ये दूसरा आपका क्या है, ऑप्शन होगा इसमें। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, इकोलॉजिकल निश क्या होता है। देखो तीसरा क्या है, देखो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द बायोमैग्निफिकेशन। आपने जैव आवर्धन पढ़ा होगा, बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो बायोमैग्निफिकेशन ये होता है कि कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर संचित होते जाते हैं और धीरे धीरे वो खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपने पारा सुना होगा, मिनीमाता रोग सुना होगा जापान का। देखो होता क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते, जल में नहीं घुलते, मतलब हमने अगर खाया, हमारे शरीर के अंदर गए तो वो वाटर में, पानी में सॉल्यूबल नहीं है, उसमें घुलते नहीं है। अगर वो जल के अंदर घुल जाएंगे तो वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे, तो वो हमारे शरीर पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारे अंदर संचित नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्यूबल होते हैं, मतलब हमारे वसा के अंदर वो संचित हो जाते हैं, उसके अंदर सॉल्यूबल होते हैं, वसा में संचित होते रहते हैं, मतलब जो हमारा ये फैट होगा इसके अंदर संचित होते जाएंगे। ये नुकसानदायक होते हैं क्योंकि ये आगे स्थानांतरित होते रहते हैं आगे फूड चेन में। अब इसको एग्जांपल हम मरकरी से, पारे से लेते हैं। मान लो कि कोई इंडस्ट्री थी तट के किनारे और वो वहां पर पारे का यूज हो रहा था, मरकरी का यूज हो रहा था, तो और वो मरकरी क्या हुआ, वहां से लीक होके समुद्र में चला गया, ओशन में चला गया। तो जब वो ओशन में गया तो वहां पर जो छोटी मछलियां वो उसको अंतर्ग्रहण करेंगी, वो अपने शरीर में लेंगी, और वो जल में घुलनशील नहीं है तो वो उनके शरीर में संचित हो जाएगा। अब वो मान लो कि उस छोटी मछली में 1 ग्राम ही पारा संचित हुआ। अब उसको बड़ी मछली खाएगी और बड़ी मछली ऐसी 10 मछलियों को खाया तो उस बड़ी मछली में 10 ग्राम चला गया। अब वो भी उसमें फैट में सोल्यूबल है, पानी में सोल्यूबल है, तो उसके शरीर के अंदर संचित होगा। तो उस हर मछली में 10 ग्राम है, तो उसको जो बड़ी मछली खाएगी उसके शरीर में उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, मान लो उसमें 100 ग्राम हो गया। उससे बड़ी मछली खाएगी उसमें और ज्यादा बढ़ जाएगा, और आखिर में अगर उसको मानव ने खाया तो मानव में उसमें भी, उससे भी मात्रा, अर्थात फूड चेन में ऊपर की ओर जाने पर इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। इसे ही बोलते हैं जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस डायग्राम से देख सकते, यहां पर पानी में डीडीटी आया, देखो यहां पर पानी है उसमें डीडीटी आया बहुत कम मात्रा में। इसको देखो इस जू प्लैंकटन ने लिया, पादप प्लवक ने, तो इसके अंदर गया तो इसमें सांद्रता इसकी बढ़ के देखो 0.04 होगी, क्योंकि ये कईयों को क्या करेगा, बहुत सारे पानी का यूज करेगा तो ये इसके अंदर पहुंचेगा, इसमें इसकी सांद्रता बढ़ गई, शरीर से बाहर तो निकल नहीं रहा। अब इसको एक छोटी मछली ने खाया तो इसमें इसकी सांद्रता बढ़ गई,
क्योंकि ये मछली ऐसे बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स को खाएगी, तो उसमें उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। शरीर से बाहर निकल नहीं रहा क्योंकि जल में घुलनशील नहीं है। फिर बड़ी फिश ने खाया तो उसमें इसकी सांद्रता ज्यादा बढ़ गई। इसको खाया इस बर्ड ने, सी बर्ड ने, तो जब ये इसको खाएगा तो इसमें इसकी सांद्रता और बढ़ जाएगी। और यही केस हुआ था आपका गिद्ध के साथ। तो उनको डाइक्लोफेनेक जो एक एंटी इंफ्लेमेटरी क्या है, दवा है, वो पशुओं को दी जाती थी। तो जो पशुओं को दी गई तो उससे वो पहुंच गई जानवरों में। जानवरों को जब जो मर जाते थे उन्हें क्या किया जाता है, गांव के बाहर छोड़ आते हैं, तो वहां पर उनको गिद्ध खाते हैं। अब जब गिद्ध ने उनको खाया तो वो डाइक्लोफेनेक जो था वो उनके शरीर में पहुंच गया और उनकी किडनियों को धीरे धीरे डैमेज करने लगा, और धीरे धीरे किडनी डैमेज से गिद्धों की संख्या कम होने लगी। बाद में उसको बैन किया गया। तो वो क्या हो रहा है, ये देखो धीरे धीरे इनकी संख्या, जो मात्रा है, जो सांद्रता है, ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो इसमें मैग्निफिकेशन हो रहा है, आवर्धन हो रहा है। तो जीवों में किसी प्रदूषक का, किसी पॉल्यूटेंट का उच्चतर पोषण स्तरों में जो आवर्धन हो रहा है उसे बोलते हैं जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखो यहां पर उसने लिखा है, हिंदी में पढ़ देते हैं। ये रहा, ऐसी प्रजाति जिसका अपनी जनसंख्या जैव, ये तो हो गया ये वाला जैव आवर्धन। देखो जैव संवर्धन के संबंध में सत्य है। नंबर 1, खाद्य श्रृंखला में उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में प्रदूषकों की सांद्रता का बढ़ना। अभी देखा हमने, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में ऊपर की ओर जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनमें प्रदूषकों की संख्या क्या हो रही है, मात्रा, उसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता बढ़ रही है। प्रदूषक वसा में घुलित होना, जल में घुलित नहीं होना चाहिए। जल में घुलेगा तो शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो वसा में घुलित होना चाहिए। तो इनके बारे में दोनों कथन क्या है, सत्य है। सी हो जाएगा 1 डन। तो आ गया। देखो ऐसी प्रजाति जिसके अपनी जनसंख्या या जैव भार की तुलना में समुदाय पर व्यापक प्रभाव होता है। देखो क्या कह रहा है, ऐसी प्रजाति जिसका अपनी जनसंख्या या जैव भार की तुलना में समुदाय पर व्यापक प्रभाव होता है, मतलब उसकी संख्या ज्यादा नहीं है फिर भी उसका जो उसका समुदाय है उस पर प्रभाव ज्यादा है। मतलब संख्या कम है, प्रभाव ज्यादा है। ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं, तो सबसे पहले तो सूचक प्रजाति है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंडिकेटर स्पीसीज। तो इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं, देखो ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जो अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जानकारी देती है। जैसे लाइकेन, तो जो लाइकेन होता है वो अपने आसपास इन्वायरमेंट की कंडीशन को बताता है। अगर वायुमंडल में सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर बढ़ जाएंगे तो लाइकेन की संख्या वो कम होती जाती है। दूसरा उसे बोलते हैं इंडिकेटर स्पीसीज, वो इंडिकेट कर रही हैं पर्यावरणीय दिशाओं को कि पर्यावरण की स्थिति क्या है, कि गुणवत्ता क्या है, उसे बोलते हैं इंडिकेटर। तो ये तो नहीं हो सकती। दूसरी प्रभावी प्रजातियां। प्रभावी प्रजातियां वो होती हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है या उनका बायोमास बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो पूरे इकोसिस्टम को डोमिनेट करती है, प्रभावी प्रजाति। तो इसमें नंबर भी ज्यादा है और प्रभाव भी ज्यादा है। तो जो प्रभावी प्रजाति है इसमें नंबर भी ज्यादा है और उसका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है। तो ये नहीं हो सकता। सूचक प्रजातियां तो नाम ही पता है कि जो इंडिकेट करेंगी। अब आता है देखो आक्रामक प्रजाति। आक्रामक प्रजाति कौन सी होती है, जिसे आप इनवेजिव एलियन स्पीसीज कहते हैं। ऐसी प्रजातियां जो किसी स्थान पर बाहर से आती हैं, वहां की नेटिव नहीं होती हैं, स्थानीय प्रजातियां नहीं होती। तो ऐसी प्रजाति जो बाहर से आती है और वहां की जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न कर देती है। जैसे आपने जलकुंभी सुना होगा, इलायती कीकर सुना होगा, यूकेलिप्टस के बारे में सुना होगा। तो ये सारे क्या है, ये यहाँ के पौधे नहीं है, हमारे यहाँ के नहीं है, ये बाहर से यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ की जो जैव विविधता है उसके लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी स्पीसीज को क्या बोला जाता है, आक्रामक प्रजाति। तो बचती कौन सी है, कुंजीशिला। कुंजीशिला मतलब की स्टोन स्पीसीज। तो की स्टोन स्पीसीज ऐसी होती है जिसकी संख्या तो कम होती है लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे देखो इसको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे आपने सुना होगा शार्क। देखो इसको अगर हम देखें तो इस एग्जांपल से देख सकते हैं। तो यहां पर दिख रहा है ये की स्टोन शार्क है। देखो ये क्या करती है कि अगर ये शार्क ना हो तो ये शार्क इसको भी खाती है, ये इनको खाती है, ये इस, अगर ये शार्क है तो ये क्या है, इनको ये सब क्या बैलेंस में बने रहे हैं। लेकिन अगर इस शार्क को मैं इस इकोसिस्टम से हटा दूं, देखो जैसे ही हटाया तो इनकी संख्या बढ़ गई और जैसे ही इनकी संख्या बढ़ गई तो इन सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो गई। तो ये भी कम हो गया और ये भी, तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो गया, असंतुलित हो गया।
तो देखो यहां पर इसका काम था इनको कंट्रोल करना, तो जब इसने इनको कंट्रोल में रखा तो इनकी संख्या कंट्रोल में रही, संतुलित रही। और इन्होंने क्या किया, ये इनको खाते थे, तो इनकी संख्या अगर नियंत्रित थी तो इनकी संख्या भी ठीक ठाक रही। लेकिन जब हमने इसको हटा दिया तो इनकी संख्या जैसे ही बढ़ी तो उसने इनको ज्यादा खाना शुरू किया, ये पूरे के पूरे क्या हो गए, गायब हो गए। तो देखो डायवर्सिटी कितनी कम होगी, इनकी डोमिनेंस हो गया और बाकी सब कम हो गए, तो असंतुलित हो गया। तो देखो इनकी संख्या तो बेचारे की एक ही शार्क दिख रही है हमें, लेकिन वो कितना ज्यादा प्रभाव डाल रही है कि पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखती है। जैसे किसी इकोसिस्टम में शेर, अगर शेर है तो वो मांसाहारी है तो वो शाकाहारियों की संख्या को कंट्रोल में रखेगा। अगर हम शेर को हटा देंगे तो मांसाहारी तो कम हो गया, तो शाकाहारियों की संख्या बढ़ती जाएगी। और जैसे ही शाकाहारियों की संख्या बढ़ेगी तो घासों की मात्रा कम होने लगेगी, क्योंकि वो घास खाते हैं सब। या पेड़ों की संख्या पेड़ों पर निर्भर है तो पेड़ों की संख्या कम होने लगेगी। तो जब उनकी संख्या कम होगी पेड़ों की और घासों की, तो फिर आखिर में इनकी संख्या भी कम होने लगेगी, इनमें आपस में कंपटीशन हो जाएगा संसाधनों को लेकर, तो पूरा इकोसिस्टम ही इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने में इन की स्टोन स्पीसीज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं तो कौन सा म्यूचुअलिज्म का या सिम्बायोसिस का उदाहरण है। देखो सहोपकारिता संबंध क्या होता है, या इसे सहजीवी संबंध भी कह देते हैं। देखो सहोपकारिता या सहजीवी संबंध ऐसा संबंध होता है कि इस रिलेशन में दोनों को लाभ होता है। अर्थात एक संबंध है, ये क्या है, एक संबंध है, सहजीवी संबंध या सहोपकारिता संबंध। अगर इसमें ये एक जीव है, ये दूसरा जीव है, दोनों जीव अगर इस संबंध से आपस में जुड़े हैं तो दोनों को लाभ होगा, इसको भी लाभ होगा और इसको भी लाभ होगा। और अगर ये भी ऐसा रिलेशन है कि अगर इसमें से किसी एक को अलग कर दिया तो दूसरा मर जाएगा, ऐसे संबंध को कहा जाता है सहजीवी संबंध। जैसे आपने कोरल पढ़ा होगा, कोरल में क्या होता है, कोरल के अंदर एक जूज एंथेलिस शैवाल होता है, एल्गी होता है, वो प्रकाश संश्लेषण करके कोरल को भोजन उपलब्ध कराता है। और कोरल उसको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व देता है, वो उसको CO2 देता है, रहने के लिए आवास देता है, जिससे वो शैवाल भी जिंदा रहता है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को भी अलग कर दिया गया तो दूसरा अपने आप मर जाएगा। तो एक तरह से क्या होता है, एक कंपलसरी अनिवार्य संबंध होता है, तो जिसमें दोनों को लाभ है। तो उसके एग्जाम्पल पूछे हैं तो लाइकेन होता है, दूसरा कौन सा होता है, माइकोराइजा, और तीसरा राइजो। अमरबेल तो आपने सुना ही होगा, ये क्या है, एक परजीवी संबंध है कि वो दूसरे पर निर्भर होती है अमरबेल। तो अगर मैं 4 को हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 इसमें डाला ही नहीं है देखो, तो अब आपको और क्या करना पड़ेगा, इसी में है कि सभी हैं, यही बार होगा 1 2 3 4 वाला। अब आपको ये तीनों आने, तो आप थोड़ा सा संबंध में बता देता हूं कि किसमें क्या क्या संबंध होता है। देखो अगर मैं लाइकेन की बात करूं, देखो ये रहा लाइकेन, शैवाल के बीच में और कवक के बीच का रिलेशन है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। देखो यहां पर ये एल्गी का मतलब क्या है, शैवाल है, और ये फंगस है मतलब कवक है, तो ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। देखो शैवाल क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, CO2 और जल का यूज करके ये प्रकाश संश्लेषण करेगा और भोजन का निर्माण करेगा, और वो भोजन इस कवक को दे देगा। और कवक बदले में क्या करेगा, जल को अवशोषित करेगा, प्लस क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को लेगा, पोषक तत्व लेगा, और वो पोषक तत्व और जल किसको अवेलेबल कराता है, इस शैवाल को, जिससे ये भोजन का निर्माण करता है। तो अपनी भी आवश्यकता पूरी करेगा और फंगस की, और फंगस इसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करा रहा है। तो दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, सहजीवी हैं, साथ साथ रहते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, दूसरा देखो उसमें कौन सा था, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा देखो क्या होता है, माइकोराइजा भी एक तरह का सहजीवी ही संबंध है। ये क्या होता है, पेड़ों की जड़ों के बीच में, जो प्लांट है उसकी जड़ होती है, उसके और कवक के बीच का संबंध। तो इसमें भी एक तो क्या होगा, ये कवक होगा, और दूसरा क्या होगा कि पेड़ होगा और उसकी जड़ें होंगी। तो उनकी जड़ों के बीच में ये रहता है, उनके जड़ों के ऊपर रहता है या उसकी जड़ों के अंदर घुसा रहता है कौन, ये कवक, उनके साथ सहजीवी संबंध बनाता है। तो प्लांट क्या करेगा, पादप है, इसका काम है प्रकाश संश्लेषण करना, तो ये प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस से भोजन बनाएगा और इस कवक को देगा। और कवक क्या करेगा, ये जड़ों के पास आसपास उसके जड़ों का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, उनका क्षेत्रफल बढ़ा देगा। और अगर उनका क्षेत्रफल बढ़ा देगा तो उनकी न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा, जल को अवशोषित करके प्लांट को अवेलेबल कराएगा। तो देखो ये माइकोराइजा, ये कवक है, ये पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा और जल उपलब्ध कराएगा प्लांट को।
और प्लांट बदले में भोजन बनाएगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और वो इस कवक को अवेलेबल, इन दोनों के बीच में इस तरह का सहजीवी संबंध पाया जाता है। और तीसरा राइजोबियम, तो आपको पता ही है, राइजोबियम इस तरह से होता है। आपने पढ़ा होगा दाल कुल, दाल कुल के जो जितने भी पादप होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के, उनकी जड़ों में इस तरह के नोड्यूल्स होते हैं, ग्रंथिकाएं होती हैं, और इन ग्रंथिकाओं के अंदर मिलता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, इसका काम है नाइट्रोजन को फिक्स करना। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेगा और इस प्लांट को अवेलेबल कराएगा, और बदले में प्लांट इसको क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन उपलब्ध करा देगा। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, और दोनों का एक साथ रहना अनिवार्य है, वरना दोनों ही खत्म हो। तो ये तीन थे, और अमरबेल का एग्जाम्पल ये है, देखो ये इस तरह से लिपटी रहती है ऊपर, तो ये एक तरह से परजीवी है अमरबेल, डन है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 2 एंड, ये रहा आपका 1 2 एंड, ये भी आपको ध्यान में। अब आते हैं देखो बायोफ्यूल्स। देखो बायोफ्यूल क्या है, जैव ईंधन, जैविक पदार्थों का यूज करके ईंधन का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा, बायोफ्यूल कहलाएगा। इसमें जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, 4 जनरेशन। तो देखो इसमें पहली पीढ़ी, तो पहली पीढ़ी में जो यूज किया जाता है वो होती है खाद्य फसलें। जैसे आपने यूज कर लिया गेहूं का यूज कर लिया, जैसे चावल का यूज कर लिया, आलू का यूज कर लिया, इस तरह का जो स्टार्च और जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शुगर मिलता है, उसका यूज किया जाता है पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के अंदर आती है गैर खाद्य फसलें, मतलब जो मान लो कि धान है, तो धान का जब हमने धान निकाल लेते हैं, जो बचे हुए अपशिष्ट होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, जिन्हें लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास कहते हैं। अगर मान लो आपका प्लांट है तो उसके पत्ते वगैरह, उसकी टहनियां वगैरह, उनका यूज किया जा सकता है। जो म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट होता है उसका इसमें यूज किया जा सकता है। तो इसमें क्या होती है, मुख्यतः गैर खाद्य फसलें होती हैं, या खाद्य फसलों के गैर खाद्य भाग, खाद्य फसलों के गैर खाद्य भाग या गैर खाद्य फसलों का इसमें यूज किया जा सकता है। तो दूसरी, पहली पीढ़ी में ए हो गया, दूसरी पीढ़ी में डी हो गया, और तीसरी पीढ़ी में शैवालों का यूज किया जाता है। तो तीसरी पीढ़ी में होगा बी, शैवाल। और चौथी पीढ़ी देखो, चौथी पीढ़ी में सोलर टू फ्यूल विधि का भी यूज किया जाता है, या इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड शैवालों का भी यूज किया जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का यूज करके शैवालों में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, जिससे वो बायोफ्यूल का उत्पादन करने लगते हैं, उनकी दक्षता बढ़ जाती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है। तो ये या तो सी में, चौथे में सी आएगा, और इसकी जगह ये भी हो सकता था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या हो जाए, शैवाल हो जाए, ये भी हो सकता था। तो कोई भी हो जाता, चल जाता। तो सोलर टू फ्यूल विधि है, यहां पर क्या किया जाता है, सूर्य की रोशनी का यूज किया जाता है, और उससे क्या किया जाता है, जल को तोड़ा जाता है, H2O को H2 और O2 में तोड़ लिया जाता है, और फिर उस H2 का यूज, हाइड्रोजन का यूज करके फ्यूल का निर्माण किया जाता है, बायोफ्यूल, मैथेनॉल बनाया जाता है। तो वो इसके अंदर आता है। तो देखो ये ए का ए, फिर क्या होगा, 2 का डी, तो ए का ए इन दोनों में, तीनों में है, और दूसरे में कौन है, डी, ये रहा। फिर तीसरे में बी, और चौथे में सी, ये रहा सी। तो ये भी आपको ध्यान में रहना, यूज में रहता है बायोफ्यूल आपके। अब आते हैं पीछे वाले, ये वाले में थोड़ा सा आपको क्या करना था, इसमें भी थोड़ा बहुत क्या हो गया, एरर हो गया, इसको भी देख लेते हैं। देखो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में सत्य क्या है। देखो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं पहला, दूसरा लिखा है ये ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानों के अपर्दन एवं अपक्षय से इनका निर्माण हुआ है। चौथा लिखो जीवाश्मों का अ लिखा है, इसमें अभाव लिखना था, इंग्लिश में ये सही होगा। तो यहां पर इसीलिए कह रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों, कहीं पर कुछ एरर लगे तो क्या करो, इंग्लिश में देख लो। देखो यहां लिखा है फॉसिल्स आर नॉट फाउंड, जीवाश्म नहीं पाए जाते। रिच इन मेटेलिक मिनरल्स, इनमें जो धात्विक खनिज है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखो ये दोनों क्वेश्चन, ऊपर वाला देखो कौन सा है, आर्कियन चट्टानों के बारे में, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। देखो होता क्या है, आर्कियन चट्टाने हैं जो सबसे पुरानी चट्टाने हैं। अगर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा, भूगर्भिक समय सारणी जो वो पढ़ी हो, तो सबसे पुराना जो फेज है वो कौन सा होता है, आर्कियन फेज होता है। इस दौरान अर्थ का निर्माण हुआ, अर्थ की क्रस्ट का निर्माण हुआ, पहली क्रस्ट का फॉर्मेशन इसी टाइम पर हुआ था।
तो ये सबसे जो पुरानी चट्टानें होंगी वो इसी दौरान की पाई जाती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें। और इस चट्टानों इस दौरान क्रेटॉन का फॉर्मेशन हुआ था। क्रेटॉन फॉर्मेशन अर्थात क्रेटॉन क्या होते हैं देखो, जो जो शुरुआती फेज था जब अर्थ क्या हुई, ठंडी होने लगी और उसकी क्रस्ट का निर्माण हुआ। और जब क्रस्ट का निर्माण हुआ तो ज्वालामुखी क्रिया हुई, तो क्रस्ट बहुत पतली थी उस दौरान। तो उस दौरान इस तरह से क्या हुआ, छोटे छोटे पर्वतों का निर्माण हुआ, यूं इस तरह के, ये ज्वालामुखी क्रिया से हुआ। तो ज्वालामुखी क्रिया से इस तरह की क्रस्ट का निर्माण हुआ। और ये जो इनिशियल फेज था, जो अर्थ जब प्रारंभिक अवस्था में थी, तो ये जो शुरुआती मैग्मा था, इसमें फेरस, मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी के सभी धात्विक खनिज इसमें पाए जाते थे। सभी भारी तत्व जो थे वो इसके अंदर मिले थे, क्योंकि शुरुआती फेज थी जब क्रस्ट बनी बनी थी। उस टाइम पर इस ज्वालामुखी क्रिया में जो मैग्मा निकला उसमें ये सब था। और जो इनका अंदर का भाग था, ये वाला पार्ट है, वो ग्रेनाइट का बना हुआ था। ये जो इसका अंदर का कोर था, ये किसका है, ये सारा अंदर का पार्ट जो था ये ग्रेनाइट का बना है, ये ग्रेनाइट का था। और इसमें सभी तरह के भारी धात्विक पदार्थ थे। अब विद टाइम क्या हुआ, समय के साथ साथ इसका अपर्दन होने लगा और इनकी ऊंचाई कम होने लगी। तो ये जब अपर्दन होगा, ये तो ये नीचे नीचे होने लगेगा। अब जब नीचे हुआ धीरे धीरे, तो इसके चारों तरफ क्या हुआ, ये हुआ, और यहां पर चारों तरफ इस तरह से बन गया। और यहां पर आ गए आपके से प्राप्त हुए ये है अवसाद, और ये हमारा रह गया ग्रेनाइट। ये जो ग्रेनाइट था, धीरे धीरे क्या हुआ, इसका अपर्दन होने लगा। तो ये यहां से जो अवसाद थे वो इसके किनारों पर यूं डिपॉजिट होते चले गए। और जब ये किनारों पर इस तरह से डिपॉजिट हो गए, तो बीच का भाग है ऐसे नीचे होता होता इस तरह से रह गया, और किनारों पर ये अवसाद है। तो इसको बोला जाता है पूरे पार्ट को ग्रेनाइट, इसको सॉरी क्रेटॉन क्या कहते हैं इसको, ये पूरा का पूरा आपका है क्रेटॉन। आर्किन युग में इसका निर्माण हुआ था। और ये ग्रेनाइट और इसका रूपांतरण कायांतरण होना तो ग्रेनाइट और नीस का बना है। तो ये ग्रेनाइट और नीस का, इसे कहा जाता है ये है आपका। और इसका ये जो भाग जहां पर अवसादों से ढका हुआ है, इस पार्ट को कहा जाता है प्लेटफॉर्म। तो ये जो पार्ट है ये ग्रेनाइट और नीस का है, और इसके चारों तरफ ये अवसादों से बना हुआ है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म। और ये देखो कब की बात है, 4 बिलियन वर्ष पुरानी बात है, लगभग 4 बिलियन 4 अरब वर्ष पूर्व ये हुआ था। तो ये जो अवसाद है, ये अवसादी चट्टानों, ये कायांतरित चट्टानों के रूप में, मतलब इनमें भी समय के साथ क्या हो गया, कायांतरण हो गया, इनका रूपांतरण हो गया। तो ये अवसादी चट्टानें कायांतरित रूप में ये पाई। तो ये इसका बीच का पार्ट शील्ड है, और ये जो चारों तरफ है ये इसका क्या है, प्लेटफॉर्म है। ये कायांतरित चट्टानों के रूप में, एक तरह से अवसादी चट्टानें, उनका रूपांतरण हो चुका है। अब बात करते हैं हम इनकी क्वेश्चन की। तो जो ये जो बीच का पार्ट है, इसे बोल दिया जाता है ये आर्कियन चट्टानें हैं। और इस आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से, अपक्ष से और इनके डिपोजिशन से इस प्लेटफॉर्म का निर्माण हो। तो ये तो ग्रेनाइट और नीस की बनी है, और ये अवसादों की। एक चीज बताओ, जो पदार्थ इनके अंदर होंगे वही तो इनमें होंगे। तो अगर यहां पर हमने पढ़ा इसमें फेरस है, इसमें निकिल है, इसमें कोबाल्ट है, इसमें सभी तरह के क्या है, धात्विक खनिज हैं, तो इसमें भी तो वो सब पाए जाएंगे। तो यहां पर भी वो सब है और यहां पर भी वही सब खनिज पाए। इसलिए धात्विक खनिजों की दृष्टि से बहुत ही रिच है, संपन्न है। तो और ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों को कहा जाता है, ये इन्हें कहते हैं धारवाड़ चट्टान। ये जो चट्टानें हैं आपकी, ये है धारवाड़, जो प्लेटफॉर्म का पार्ट है। जो इनके जब इनका अपर्दन होने लगा था, इनके निक्षेपण से जो बना वो क्या है, धारवाड़, जो इस प्लेटफॉर्म, इसको जो शील्ड को ढके हुए हैं। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो तो यहां पर क्या लिखा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रॉक सिस्टम ऑफ या रॉक ऑफ धारवाड़ सीरीज।
और अगर मैं बात करूं यहां पर हिंदी में, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में क्या सत्य है? पहला, ये आर्कियन क्रम की चट्टान है, तो आर्कियन काल में तो हुआ है, उसमें क्रेटॉन का फॉर्मेशन हुआ, तो शील्ड भी बना है और प्लेटफॉर्म भी बना है, तो हाँ ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। सॉरी। दूसरा, ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानों के दूसरा क्या, ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से हुआ, तो ये भी हमने देखा कि ग्रेनाइट और नीस के अपर्दन से और उनके निक्षेपण से हुआ है। फिर इनमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, तो शुरुआती फेज में जीवाश्म थे, जीव ही नहीं थे, जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जो थे तो वो बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, तो जीवाश्म मिलेंगे नहीं, तो यहां पर जीवाश्मों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। धात्विक खनिजों से संपन्न है, अभी देखा सभी खनिज इसमें मिलेंगे, तो धात्विक खनिजों से ये क्या है, संपन्न है, तो इसमें क्या होगा, ये सभी सत्य है। कोई दिक्कत है इसमें भी नहीं, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला, इसी से जुड़ा हुआ देखो, आर्कियन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में सत्य है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में पहला, भारत की सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें, अभी देखा जब क्रस्ट का निर्माण हो रहा था उसी दौरान क्रेटॉन का फॉर्मेशन हुआ है, तब इनका निर्माण हुआ, सही है। दूसरा, इनका निर्माण ग्रेनाइट नीस की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से हुआ है। इंग्लिश में जाके देखो, थोड़ा सा इसमें एरर है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन एम यही है। ओल्डेस्ट रॉक इन द इंडिया एंड ग्रेनाइट एंड नीस टाइप ऑफ रॉक, ये ग्रेनाइट और नीस से बनी है, सही है, हमने देखा शील्ड किससे बना है, ग्रेनाइट और नीस से बना है। फिर लिखा है दीज आर रॉक्स कंटेनिंग फॉसिल्स, इनमें फॉसिल्स मिलते हैं, तो क्या फॉसिल मिलते हैं, फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। फिर फाउंड इन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट राजस्थान, बुंदेलखंड, तो ये सब क्रेटॉन का पार्ट है। धारवाड़ क्रेटॉन आपने सुना होगा, आपने सुना होगा बुंदेलखंड क्रेटॉन, सिंहभूम क्रेटॉन, बस्तर क्रेटॉन, अरावली क्रेटॉन, ये 5 क्रेटॉन है, इन क्षेत्रों में ये सब चट्टानें मिलती हैं। तो धारवाड़ मतलब कर्नाटक का क्षेत्र, ये रहा कर्नाटक, तमिलनाडु के एरिया में, आंध्र प्रदेश के एरिया में, यहीं पर इसका ऊपर का पार्ट बस्तर क्रेटॉन में आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का पार्ट, तो वो इलाका भी आएगा। साउथ ईस्ट राजस्थान में क्या हो जाएगा, अरावली क्रेटॉन हो जाएगा, बुंदेलखंड के एरिया में बुंदेलखंड क्रेटॉन हो जाएगा। तो इन सभी इलाकों में क्या मिलते हैं, ये चट्टानें मिलती हैं, तो ये भी सही हो गया, तो ये भी सही है। सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ग्रेनाइट और नीस टाइप की रॉक है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि इनमें से क्या सत्य है, तो क्या होगा, 1, 2 और 4, इसका आंसर होगा बी। तो देखो एक कंसेप्ट से हमें देखो दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो गए, इसीलिए इनको एक साथ रखा था कि एक साथ दोनों चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मैं आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात करूं, तो एक तरह से कहूं आर्कियन जो रॉक सिस्टम है उसमें 2 तरह की चट्टानें हैं, एक तो आपका शील्ड का पार्ट है और दूसरा आपका प्लेटफॉर्म का पार्ट है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, डन है। तो ये आपका था क्वेश्चन, और इसी के साथ आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी समाप्त हो जाते हैं। तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को हमने एक साथ मिलाकर देख लिया है, तो ये आपका डिस्कशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेक्शन जो होंगे आपके डिस्कशन के, वो होंगे पॉलिटी के, रीजनिंग के, बिहार का करंट हो जाएगा और बिहार स्पेशल हो जाएगा, ये सेक्शन अब इसके बाद आ जाए। तो आज के लिए इतना ही।